हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बिल्कुल हेल्दी होंगे और अपने नीट प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। नीट प्रिपरेशन के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और इसी वजह से मैं आपको सपोर्ट करने के लिए डिटेल्ड वीडियो की सीरीज लेके आ रहा हूं। ये स्पेशल वीडियोस है क्योंकि ये शॉर्ट एंड डिटेल्ड हैं। जितना मटेरियल आपको कम से कम समय में डिलीवर किया जाना चाहिए वो मैं कोशिश कर रहा हूं। इस सीरीज में हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 11 पर, जो है एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में, जिससे स्पेशल फोकस किया जा सके। आज हम लोग पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो मैं अभी आपसे बात करने वाला हूं। आप अगर ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपकी समझ में आए, वीडियो या लेक्चर देखने के बाद न्यूमेरिकल्स निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले के वीडियोस देखने के लिए आपको लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके देख सकते हैं। जब फिजिक्स को आप सीक्वेंस में देखते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं शॉर्ट एंड डिटेल वीडियो को। शॉर्ट किस सेंस में कि जितना सारा सिलेबस यहां पे कवर किया जा रहा है कम से कम टाइम में। और एक बात आपको बता दूं कि आप हिंदुस्तान के किसी कोने में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो कोटा में ही क्यों ना हो, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, आप अगर इन वीडियो को देखेंगे तो आपको कम समय में ज्यादा वैल्यू एडिशन नजर आएगा। सबसे बढ़िया वीडियो आपको मिलेंगे और आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा। आइए बात को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 11 है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM स्पेशली डिजाइंड वीडियोस फॉर नीट एग्जामिनेशंस। तो पार्ट नंबर 1 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइज पूरे वीडियो है। पीरियोडिक एंड ऑक्सिलेटरी मोशन, SHM मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ SHM, टर्म्स रिलेटेड टू SHM, नेसेसरी कंडीशन फॉर SHM, काइनेमैटिक्स ऑफ SHM, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग काइनेमैटिक्स ऑफ SHM एंड फोर्स लॉ ऑफ SHM। सारी चीजें पढ़ेंगे जो इसके लिए आज के पार्ट में कवर होने वाली हैं। और ये रहा आपका अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल, अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल। जिन बच्चों को इसका पढ़ाई का पीडीएफ चाहिए होता है कि उनको एनोटेशंस के साथ पीडीएफ मिल जाए, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहां पर मैं पीडीएफ को अपलोड कर देता हूं, जिससे आप आसानी से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि उनको मेरा सपोर्ट और मिल जाए, तो अरविंद एकेडमी का एक ऐप है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये आप ऐप को डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। स्टोर सेक्शन में जाएं, आपको कई ऐसे मटेरियल्स मिलेंगे जो आपको आपकी नीट के सिलेक्शन के लिए काफी सपोर्ट करेंगे और डॉक्टर बनने का सपना आपका पूरा कराएंगे। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहां पर, हम लोग इस चैप्टर में मोटे तौर पे पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन, और ऑक्सिलेटरी मोशन का एक सिंपलेस्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोशन जिसे हम SHM कह रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसके कई पैरामीटर्स, क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, वगैरह वगैरह, ये इसके अंदर हम लोग आज पढ़ाई को बढ़ावेंगे। तो मोशन को, किसी भी मोशन को उसके पाथ ट्रेसिंग पर कि कैसा पाथ फॉलो कर रहा है और अदर प्रॉपर्टीज के हिसाब से बहुत सारी कैटेगरीज में आप बांट सकते हैं किसी भी मोशन को। हम लोग बेसिकली 2 टाइप की कैटेगरी की बात कर रहे हैं, 2 मेन कैटेगरी, जो पीरियोडिक मोशन है और ऑक्सिलेटरी मोशन है। एक एक करके देखेंगे कि पीरियोडिक मोशन और ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होता है। तो बात करते हैं आगे पीरियोडिक मोशन की। अच्छा, उससे पहले थोड़ी सी बात बता दें जिससे आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि जैसे ही हम पीरियोडिक मोशन की बात करेंगे कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस की बात करने शुरू कर देंगे, क्योंकि उसके बिना काम बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो SHM होता है ना, वो हर SHM, मतलब जो SHM होगा वो ऑक्सिलेटरी मोशन तो होगा ही होगा। तो अगर हमें SHM को समझना है तो ऑक्सिलेटरी मोशन को समझना जरूरी है, और हर ऑक्सिलेटरी मोशन हमारा पीरियोडिक मोशन होगा। आप बात समझ रहे हैं
यानी जो भी ऑक्सीलेटरी है वो पीरियोडिक तो है ही है, लेकिन सब पीरियोडिक ऑक्सीलेटरी नहीं होते। तो इसलिए एसएचएम तक अगर हमको पहुंचना है तो हमको इसको समझना जरूरी है, जैसे हम यहां पहुंच सकें। कड़ियां समझ रहे हैं ना कि सभी एसएचएम ऑक्सीलेटरी होने चाहिए, सभी ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक होने चाहिए, और इसको हम लोग साइन कॉस के फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही इक्वेशन शुरू होंगी, क्योंकि आप बायो पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा सा इक्वेशन देखते ही आप थोड़ा अच्छा फील नहीं करते हैं, लेकिन जहां जरूरत है इक्वेशंस की वहां तो हमें करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि आखिर पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन की जनरल बात करते हैं, फिर ये फंक्शन वगैरह की। बहुत सरल है पीरियोडिक मोशन। एक ऐसा मोशन जो एक फिक्स्ड पीरियड के बाद अपने मोशन को रिपीट कर दे। फिक्स्ड पीरियड जो बोलते हैं, जो लीस्ट फिक्स्ड पीरियड होता है, उसको बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। जैसे कि धरती सूरज का चक्कर लगा रही है, आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, अगर ये सूरज देवता है और धरती आपका चक्कर लगा रही है इस तरीके से, ये मान लीजिए अर्थ है, तो ये इसका चक्कर लगाती है, फिक्स टाइम पीरियड के बाद यहां पहुंचती, फिर रिपीट करती है। वो फिक्स टाइम पीरियड कितना है? मोटे तौर पे 365 दिन, एक साल में धरती यहां पहुंच जाती है, फिर से अपने मोशन को रिपीट करती है। तो एक पीरियड के बाद जब वो अपने मोशन को रिपीट करे तो उसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। और जो लीस्ट समय रहता है जिसके बाद वो रिपीट करना शुरू करती है, उसको बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। तो धरती इस समय पीरियोडिक मोशन कर रही है, और इसका जो पीरियड का समय है इस कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने बताया, वो कितना है बेटा? 365 दिन का इसका टाइम पीरियड है। इस तरह से इसको समझ सकते हैं, और भी वेरियस एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन हमारी बात बड़ी सिंपल से समझ में आती है, एक पीरियड के बाद अपने मोशन को रिपीट करना। ऐसे जो फंक्शंस होते हैं जो एक समय के बाद अपने फंक्शन को रिपीट करते हैं, उनका एक सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शन जो है वो है ft = a cos ओमेगा t। ये जो a cos ओमेगा t है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो एक पीरियड के बाद अपने को रिपीट करता है। आपने कॉस वगैरह का ग्राफ देखा होगा, वो मैं भी बना के इसको भारी नहीं कर रहा हूं। ये जो फंक्शन लिखा है देखिए, इसको ft भी लिखा जाता है, xt भी कई लोग लिख देते हैं। देखिए ये जो लिखा है बेसिकली ऐसे लिखा है, समझ लीजिए cos थीटा, और इसी थीटा की जगह cos ओमेगा t, जैसा हम आप जानते हैं। हमें ये पता है कि इस फंक्शन को अगर मैं पकड़ूं और इसमें a cos और इसमें 2 पाई मैं जोड़ दूं, तो आपको पता है कि cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? अगेन cos थीटा। देख रहे हैं ना, ये अगेन क्या मिल जाएगा? cos थीटा। अगर इसी को मैं a cos थीटा 4 पाई जोड़ दूं तो फिर हमको मिल जाएगा ये cos थीटा, क्योंकि a 4 पाई प्लस थीटा cos थीटा होता है। तो लीस्ट पीरियड क्या हो गया इसका? इस फंक्शन का 2 पाई। यानी अगर हम इसमें ओमेगा टी जो थीटा है, इस ओमेगा टी में हम 2 पाई जोड़ दें तो वापस ये फंक्शन मिल जाएगा। फिर 2 पाई के मल्टीपल्स, इवन मल्टीपल्स कितने भी जोड़े, यही फंक्शन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जो 2 पाई के बाद अपनी चीज को पूरी तरह रिपीट कर रहा है। और ये फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शन। बात पकड़ में आपको आ रही होगी। इसका जो पीरियड होता है वो ओमेगा टी का 2 पाई है। और अगर मैं पीरियड टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कहूं तो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये ओमेगा टी बराबर यहां होता है थीटा, और ये थीटा को अगर मैं 2 पाई कर देता हूं तो ये टी हो जाता है कैपिटल टी, एक टाइम पीरियड, और ये बन जाती है टी = 2 पाई ओमेगा। यानी इस फंक्शन का जो पीरियड है वो पीरियड कितना है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई अपॉन ओमेगा अगर हम टाइम पीरियड ले लें तो उसके बाद ये रिपीट करने लगेगा अपने आप को। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये वो समय है जिस समय के बाद ये रिपीटिशन फिर से वही अपने फंक्शन को रिपीट कर जाएगा। तो ये एक दिखाने का तरीका है, सिंपलेस्ट फॉर्म, कि एक पीरियोडिक फंक्शन को सिंपली कैसे दिखा सकते हैं। आगे इस बात को, इस भाषा को और समझने का प्रयास हम लोग करते हैं कि इन जनरल, वो तो हमने एक फंक्शन लिख दिया था। इन जनरल देखिए ये फंक्शन ऑफ टी है और टी में एक टाइम पीरियड जोड़ दें फिर भी इनकी वैल्यू सेम रहे,
तो इससे क्या कह पाएंगे हम? इससे ये कह पाएंगे कि ये जो फंक्शन पकड़ा था इसका टाइम पीरियड कितना है, टी, यानी टी पीरियड के बाद फंक्शन अपनी सारी चीजों को रिपीट कर देता है। तो टी इज द टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड जानना जरूरी है क्योंकि पीरियोडिक मोशन जो है उसी टाइम पीरियड के बाद फिर से मोशन रिपीट करने वाले हैं। और आप जैसा जान रहे थे कि रिश्ता है एसएचएम का ऑक्सीलेशंस का, ऑक्सीलेशन का पीरियड का, इसलिए समझना पड़ता है। अब हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन एक फंक्शन का लिख लेते हैं साइन कॉस का। तो एक साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, इसको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं सिंगल साइन फंक्शन में। ये देखिए, अगर यहां पर ए को आप डी कॉस फाई और बी को डी साइन फाई मान लीजिए, तो यहां साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो मैं कर नहीं रहा हूं बोझिल नहीं करने के लिए, जो लोग चाहे कर सकते हैं, 12th में सीखा है। तो इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं दो वैल्यू मान के, डी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी इस फंक्शन को आप रिड्यूस कर पाए केवल साइन फंक्शन में। और ये क्या है? ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। साइन या कॉस कैसे फंक्शन होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। दोनों का थीटा के सेंस में कितना पीरियड होता है? 2 पाई। और टाइम के हिसाब से कितना पीरियड होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये भी एक हमारा पीरियोडिक फंक्शन हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म जो मामला बना। और यहां पर डी क्या है? इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ा तो डी की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गई, और बी अपॉन ए कर दोगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 10 इनवर्स बी बाई ए। इस तरीके से इसकी बात कही जा सकती है। यहां जो बात लिखी है उसको देख लीजिए, दस एनी पीरियोडिक फंक्शन, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सुपरपोजिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स विद सुटेबल कोफिशिएंट्स। क्या कह रहा है कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को इन दोनों के सुपरपोजिशन, इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं हम लोग। वहां पर ए बी की वैल्यू अलग होगी और इसका टाइम पीरियड अलग होगा, लेकिन पीरियोडिक फंक्शन को हम लिख पाएंगे। और यहां आप देख भी रहे हैं कि दो अलग अलग लिखा है तो उसको मिला के सिंगल भी बना देंगे। यानी हम ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ पीरियोडिक फंक्शन ऐसे बन जाएंगे, जो बन जाएंगे आगे उसका मामला देखिए क्लियर हो जाएगा। आगे समझते हैं। तो समझ पाए आपकी जो पीरियोडिक फंक्शन है उसको साइन कॉस के सुपरपोजिशन के रूप में लिखा जा सकता है विद डिफरेंट कोफिशिएंट्स ए एंड बी एंड टाइम पीरियड्स। ठीक, अब आता है ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियड। तुम समझ गए 365 दिन पे धरती चक्कर लगा रही थी, लेकिन कोई ऐसा मोशन हो कि वो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो इधर इधर घूमे, और जो घूम रहा है उसके साथ साथ उसका पीरियड भी फिक्स हो कि भाई जितने समय में पूरा एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया है दूसरा ऑक्सीलेशन भी कंप्लीट कर ले। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। तो देखिए, ए मोशन विच ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज ऑक्सीलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। जैसे आप स्केल ले लीजिए, आप रूलर जो प्लास्टिक की आती है और टेबल पे रख के फर से मारिए तो गुड़ 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 भर ऐसे हिलती है ना, तो उसका जो मीन पोजीशन था ऐसे था। यहां कोई दिख नहीं रही है, स्केल रखी रहती थी, तो ये स्टेट ऐसे है, मीन पोजीशन आपने इसको मारा तो ये ऐसे ऐसे हिलनी शुरू हो गई, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? जब ऑक्सीलेटरी मोशन का फ्रीक्वेंसी काफी हाई हो जाता है तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। और यहां पर कहने का मतलब है कि जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अभी आप सीखेंगे, इसको स्प्रिंग को अगर आप ऐसे दबा के छोड़ दें तो इस समय ये मीन पोजीशन है, तो ये एक बार इधर जाएगा, फिर जाने के बाद एक बार इधर आएगा और फिर ये इधर आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस पोजीशन के आजू बाजू इधर उधर टू एंड फ्रो ये मोशन कर रहा है। एक मीन पोजीशन के इधर उधर टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन भी कर सकता है। पानी में कोई कॉर्क है, उसको दबा के छोड़ दीजिए, ऊपर नीचे हिलने लगता है। तो अप एंड डाउन भी हो सकता है, टू एंड फ्रो भी हो सकता है, बैक एंड फोर्थ जैसे लिखा है आगे पीछे ये भी हो सकता है। तो ऐसे मोशन क्या हो जाते हैं? ऑक्सीलरेटरी मोशन। अब देखिए आगे जो बात की गई है कि जो फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके टू एंड फ्रो ये मोशन होता है उसको मीन पोजीशन बोलते हैं। जैसे इस सेंस में इस वाले को हम बोलेंगे क्या? मीन पोजीशन, क्योंकि इसी के आजू बाजू ये चल रहा है, या इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब जैसा यहां लिखा गया है और बिल्कुल सही है कि सभी ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होते हैं, क्योंकि ये जो यहां से
ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, मान लीजिए इसमें इसको 2 सेकंड लगे सपोज, तो अगली बार जब यहां से चलेगा तो भी इसको 2 सेकंड ही लगेंगे एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में। तो रेगुलर टाइम पे पीरियोडिक तो हो ही गया, हर 2 सेकंड बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, पीरियोडिक तो है, और इस समय ऑक्सीलेटरी भी है क्योंकि मीन पोजीशन के इधर उधर भी मोशन कर रहा है। तो जो भी ऑक्सीलेटरी मोशन होगा, जो भी ऑक्सीलरेटरी मोशन होगा वो साहब पीरियोडिक तो होगा ही, ये इससे ये पीरियोडिक तो है ही। लेकिन सभी जो, यहां कुछ मिट गया है, लेकिन सभी पीरियोडिक ऑक्सीलरेटरी मोशन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? जैसा आप जान रहे हैं, धरती वाला एग्जाम्पल ले लो, ये सूरज देवता थे, धरती यहां थी, तो ये तो भाई ऐसे चक्कर मार रही है ना, यानी ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं है, पीरियोडिक है। ये अपनी मीन के इधर उधर थोड़ी घूम रही है भाई, ऐसे ऐसे थोड़ी हिल रही है, तो ये एक पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक है, लेकिन ऑक्सीलेटरी नहीं है। आप समझ पाए होंगे। तो पीरियोडिक ऑक्सीलेटरी का मतलब समझ गए। पीरियोडिक मोशन सिंपल सा वो मोशन एक टाइम पीरियड के बाद अपने मोशन को रिपीट कर दे। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है कि अपने मोशन को एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट तो करे, लेकिन किसी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, आजू बाजू, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन मोशन करे। मीन पोजीशन होनी जरूरी है। चलिए, तो ये बात आप ऑक्सीलेटरी मोशन की समझे होंगे। अब एक कदम बढ़ा देते हैं एसएचएम, अपना हीरो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वो क्या हुआ? ऑफ ऑल द ऑक्सीलेटरी मोशंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिंपलेस्ट, वर्ड पढ़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसीलिए यहां पे सिंपल वर्ड लगा दिया गया है कि ये ऑक्सीलेटरी मोशन का बहुत ही सिंपल रूप है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी, सभी जो एसएचएम हैं वो ऑक्सीलरेटरी मोशन तो होते ही होते हैं, और सभी ऑक्सीलरेटरी मोशन पीरियोडिक तो होते ही होते हैं, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं होता, सभी पीरियोडिक ऑक्सीलरेटरी नहीं होंगे। ठीक, इन दिस टाइप ऑफ ऑक्सीलरेटरी मोशन, अब ये जो ऑक्सीलरेटरी मोशन है एसएचएम वाला, इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स ये बदलता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी इसके बारे में डीप डाउन जाएंगे, डीप डाइव मारेंगे। इन ए वे दैट कैन बी डिस्क्राइब बाय आदर द साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, कलेक्टिवली कॉल्ड साइनसॉइड्स। देखिए, जो भी एसएचएम होगा, हम जो एसएचएम पढ़ेंगे उसको साइन या कोसाइन फंक्शन के सिंगल फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर हम किसी को साइन या कोसाइन के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तो ये एसएचएम नहीं होगा। आप समझ पा रहे होंगे, सिंपल सी बात। यही बात नोट में लिखी है, एनी ऑक्सीलरेटरी मोशन दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। सिंगल हार्मोनिक का मतलब या तो सिंगल साइन फंक्शन या सिंगल कॉस फंक्शन के रूप में अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? एन हार्मोनिक फंक्शन, यानी हार्मोनिक ऑक्सीलेशन, हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। तो जो भी एसएचएम है उसके मोशन को हम सिंगल साइन समझते हो ना, जैसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये सिंगल फंक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह कॉस में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए कॉस ओमेगा टी, ऐसे फंक्शंस में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर कोई मान लीजिए दो मिक्स करके लिखे हैं तो इनको रिड्यूस करके एक बना दिया जैसे पीछे, तो भी हम कह देंगे कि ये क्या है? एक एसएचएम है। भले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा है, अगर इनका किसी तरीके से मिलाकर आप एक फंक्शन लिख पाए तो वो एसएचएम बनेंगे, अदरवाइज वो एसएचएम नहीं होंगे। तो ये बात यहां मोटी मोटी सीखी। अब इसके अंदर थोड़ी गहराई से और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेटरी या ऑक्सीलेटरी। ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो वाइब्रेटरी बन जाता है, कोई स्पेशल बात नहीं है। द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग, अब ये लिखा है कि जो एसएचएम की खास बातें क्या है। दो मेन खास बातें हैं। वो मेन खास बातें क्या हैं कि जो भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसमें क्या होता है कि जब वो, ये मान लीजिए मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट,
तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे वैसे यहां पर आप देखेंगे कि उसका एक्सेलेरेशन बढ़ता जाता है। तो एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है और उसका डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। आप समझ रहे हैं, जैसे जैसे आप डिस्प्लेस होते जाएंगे उस पे लगने वाला एक्सेलेरेशन या फोर्स बढ़ता जाता है और वो किस तरफ होता है, मीन पोजीशन की तरफ हमेशा। जैसे आप पेंडुलम की बात समझ लें, सिंपल पेंडुलम ले रहे हैं जिसके जो बहुत ही कम एंगल पर ऑक्सिलेट कर रहा है, ये जो एंगल है दिस इज वेरी लेस, तो ये ऑक्सिलेशन होता है। तो जैसे ही ये इधर जाता है तो जैसे जैसे दूर जाता है इस पे लगने वाला फोर्स यानी जो एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है और उसका डायरेक्शन किधर रहता है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इस तरफ। तो जब एक जगह ऐसी आती है रुक जाता है, फिर उसी फोर्स जो फोर्स इसको मीन पोजीशन की तरफ लग रहा था यहां तक लाता है और क्योंकि इसमें अंदर इनर्शिया होता है तो ये आगे चला जाता है फिर ऐसे आता है। तो यही बात देखिए यहां लिखी है कि द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑक्सिलेट सच दैट इट्स एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यानी एक्सेलेरेशन जो होगा ये बॉडी किधर भी जाए लेकिन यहां पहुंचेगी तो एक्सेलेरेशन इस मीन पोजीशन पर, इधर पहुंचेगी तो एक्सेलेरेशन इस मीन पोजीशन पर। ये टू एंड फ्रो चल रही है तो जब इधर भाग रही है तो भी एक्सेलेरेशन मीन पोजीशन की तरफ, यहां भी एक्सेलेरेशन मीन पोजीशन की तरफ। हमेशा एक्सेलेरेशन किधर, एक्सेलेरेशन अगर इधर है तो फोर्स भी इधर है, तो फोर्स या एक्सेलेरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन और एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू होगी इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ये डिस्प्लेसमेंट आपका जो मीन पोजीशन से मान लीजिए एक्स है तो एक्स के प्रोपोर्शनल रहेगा। और यहां पर देखिए ये अगर मैं इसको समझूं तो ए की प्रोपोर्शनलिटी जो होती है हमेशा माइनस एक्स की तरफ हो जाती है क्योंकि एक्स डिस्प्लेसमेंट जिधर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो मैंने केवल मैग्नीट्यूड लिखा है। देखिए अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो एक्सेलेरेशन हमेशा माइनस एक्स डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चलेगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है उसकी विपरीत दिशा में एक्सेलेरेशन है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो दो खास बातें इसके अंदर रही कि जो एसएचएम होता है उसमें जो एक्सेलेरेशन या फोर्स लगता है हमेशा डायरेक्टेड रहता है मीन पोजीशन की तरफ और डिस्प्लेसमेंट बढ़ाने पर वो फोर्स की वैल्यू या एक्सेलेरेशन की वैल्यू बढ़ जाती है और घटाने पर घट जाती है, यानी एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। दो बात समझ गए ना, इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरा किला बना हुआ है, ये चैप्टर बना हुआ है कि एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ और एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये एसएचएम बन जाता है। अब मैथमेटिकली बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को नॉर्मली हम इस तरीके से शो करते हैं, अभी और बातें हम लोग डिटेल में करेंगे। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और बाकी आप ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी रख सकते हैं कैपिटल टी, ऐसे ही y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी लिखा जा सकता है। ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा हुआ है जहां पर y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, जो ये x है ना इसी को इन्होंने y लिखा है। ये किसी टाइम t पर मान लीजिए यहां पहुंचा था, दिस इज x, ये x। और a क्या है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो ले रहा है एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी जो चेक कर रहा है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और t है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। अब ये जो एसएचएम होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के रहते हैं। एक है लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम में क्या है कि इसको अगर मैं प्रेस करके छोड़ दूंगा तो ऐसे ऐसे ये बॉडी ऑक्सिलेट करेगी टू एंड फ्रो, तो एक ही लाइन में ऑक्सिलेट कर रही है, देखिए ना, तो इसको बोलते हैं लीनियर एसएचएम, एक लाइन में चल रही है। अगर पेंडुलम की बात करें, थीटा छोटा ना लें, तो ये कैसे ऑक्सिलेट करेगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर, एक ऑक्सिलेशन की बात, तो इसे बोल देते हैं एंगुलर एसएचएम, क्योंकि ये इसमें टॉर्क होना चाहिए इसको ऐसे ऐसे करने के लिए। आप देखेंगे थीटा जब स्मॉल कर देते हैं हम लोग तो इसी को हम तब्दील कर देते हैं लीनियर मोशन में, क्योंकि जो कर्व बनता है ये उसका जो
एम्पलीट्यूड वो छोटा हो जाता है, तो इसको इस तरह से ट्रीट कर देते कि लगभग लीनियर एसएचएम है। लेकिन आपको अंदाजा तो होना ही चाहिए कि लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम का क्या हालचाल है। कुछ बातें और यहां चलते हैं बड़ी अच्छी तरह समझते हुए कि कुछ बेसिक टर्म्स जो एसएचएम से रिलेटेड होते हैं। भाई एसएचएम में जब तक टर्मिनोलॉजी को हम पकड़ेंगे नहीं तब तक हम बेहतर ढंग से उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी पे न्यूमेरिकल वगैरह बनते हैं। तो हमको कॉन्सेप्ट तो पता हो कि मामला क्या है। तो यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है। रीस्टोरिंग वो फोर्स होता है जो कि किसी पार्टिकल को वापस मीन पोजीशन की तरफ लाता है। जैसे ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो देख रहे थे आप, इसको आपने अगर दबाया था यहां तक, फिर ये वापस आया ना मीन पोजीशन पे ऐसे, तो ये वापस क्यों आया? क्योंकि ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा था वापस भेजने के लिए। इसी को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ये देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी दिशा के फोर्स विपरीत दिशा में लगता है। डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स ऐसे, रीस्टोरिंग है ना, तो स्प्रिंग ऐसे मारेगी। तो दिस इज नोन एज ए रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है कि वापस पार्टिकल को मीन पोजीशन की तरफ लाना। आपने स्प्रिंग को दबाया तो रीस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट लग रहा, जैसे ही छोड़ेंगे स्प्रिंग खुल जाएगी। क्यों? रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और इसी को यहां पर F इज इक्वल टू माइनस KX की बात करेंगे। क्या क्या होता है? आप K को कह सकते हैं K इज ए कांस्टेंट, X इज ए डिस्प्लेसमेंट अबाउट मीन पोजीशन। स्प्रिंग के केस में ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है, वरना ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें ले सकता है, वैल्यू ले सकता है, लेकिन F इज इक्वल टू माइनस KX तो बना ही रहेगा। अगली बात करते हैं टाइम पीरियड की। वो टाइम जिसमें एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो जाए, यानी ये जो भाई साहब हैं, अगर मैं कहूं तो यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए, फिर तो ये एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हुआ। एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। अगली बात देखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? ये सब आपको पता है। फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कितने ऑक्सीलेशंस हुए, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में होता है 1/t का रिश्ता। कई लोग इसको F से भी लिखते हैं। तो आप ये बिल्कुल, इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है और टाइम पीरियड की सेकंड होती है। तो कितने सेकंड में एक ऑक्सीलेशन, टाइम पीरियड। एक सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन, फ्रीक्वेंसी, है ना। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये रेट ऑफ फेज चेंज, यानी ओमेगा। ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसको हम थीटा अपॉन टी, थीटा क्या है या फाई लिख दो, दिस इज फेज, दिस इज फेज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसी को ओमेगा इसको टू थीटा अपॉन टी। अब थीटा अगर यहां पर आप 2 पाई ले लें, थीटा या फाई फेज 2 पाई से बदलेगा कितने समय में? एक टाइम पीरियड में। तो इसी तरह ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, और 1/t होता है फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई n इसको लिखा जाता है। तो ये आपको पता है। इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की यूनिट कितना रेडियन पर सेकेंड चल रहा है। ये रहा रेडियन और ये रहा पर सेकेंड। तो ये आपका क्या बन गया बेटा? थीटा अपॉन टी। कुछ और बातें देखते हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड मैं बता चुका हूं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर आपने किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ऐसे हिलाया है और ये मैक्सिमम यहां तक आ रहा है, तो दिस इज x, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना सबसे ज्यादा। ये इजी टर्म है, आपने पहले पढ़े भी हैं, तो इसमें ज्यादा जोर लगाने की मुझे जरूरत नहीं लगती। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब दूसरा आता है फेज, जहां बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं यहां मोटी बात आपसे करता हूं कि फेज एंगल लाए इसीलिए ही गए थे कि ये प्रिसाइसली आपका डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी को कह देता है। अगर ये फेज एंगल नहीं लाए गए होते तो किसी पॉइंट पर आप डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को इन एसएचएम आप अच्छी तरह नहीं कह पाते। जैसे आप सपोज कीजिए कि अगर कोई बॉडी अपना इस पॉइंट एक्स पर, ये जो कि 1 मीटर इधर है और 1 मीटर इधर है, अगर हम ये कहना चाहें एक बॉडी यहां है, एक बॉडी यहां है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर और इसका भी डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर अलग अलग जगह पर है, और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं
इधर है और इसकी इधर है या इधर है, तो इस दशा में हम कैसे समझेंगे कौन किधर है? मतलब इसको छोड़ दीजिए, अभी इसकी वेलोसिटी लिखिए ही ना, डायरेक्शन। अब हमको ये कैसे मालूम है इस समय कि इसका वेलोसिटी तो 1 मीटर पर सेकंड है सपोज। हम ये जान नहीं सकते हैं कि ये बॉडी इधर जा रही है कि ये बॉडी इधर जा रही है। लेकिन अगर इन दोनों पार्टिकल का हम फेज लिख दें पाई, तो हमें क्लियर कट मालूम पड़ जाता है कि पार्टिकल यहां है और वेलोसिटी इधर है, क्योंकि इन दोनों का फेज अलग अलग है, जबकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एक ही है। डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, मीन पोजीशन के इधर और उधर, फोटो तो बना के हर बार मिलती नहीं है। और 1 मीटर पर सेकंड की इसकी भी वेलोसिटी, 1 मीटर पर सेकंड का इसका भी मैग्नीट्यूड। तो हम कैसे जानेंगे कि दो पार्टिकल हैं कहां? अगर हम केवल फेस की बात करते हैं, या तो हम इतनी सारी जानकारी दें कि भाई एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, बहुत सारी बातें करें तो हमें क्लैरिटी मिल पाएगी। इतनी लंबी चौड़ी जानकारी की जगह अगर एक ही टर्म से हम पुकार दें इसको फेज एंगल, तो उस फेज एंगल बताने से झट से ये क्लियर हो जा रहा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कहां है, किधर है। डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी है, कहां पर है, किधर है, और इसकी वेलोसिटी क्या है और किधर है, एक ही वर्ड से। इसीलिए फेज एंगल का इंट्रोडक्शन किया गया था एसएचएम में। इतनी मोटी बात बढ़िया है कि अभी अलग से इसका आप चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा 15-20 मिनट का, जो केवल इस बात की सूचना आपको देगा कि व्हाई वी नीड फेज एंगल। खैर एनीवे, यहां समझ गए होंगे। तो ये जो फेज है ये डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी को क्लियर कट बता देता है। और यहां पर इस एग्जाम्पल को बताने के लिए देखिए, दो हमने यहां पर वेव्स लिख दी हैं, या एक तरह का एसएचएम दोनों कर रहे हैं। ये दोनों ही का एम्पलीट्यूड सेम है, यहां एम्पलीट्यूड सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ओमेगा भी सेम है, लेकिन दोनों लोगों का फेज एंगल डिफर है। ये देखिए 1 2 देख रहे हो ना, एक ये 1 लिखा हुआ है, किसी को 1 2 मान लीजिए। 1 मैंने किसका लिखा है, इसका, तो ये 1 मान लो, ये 1 है, ये 1 नीचे वाला, इसको पकड़ो, कुछ गलत लिखा हुआ है इसमें लग रहा है। तो फेस की बात करेंगे तो दिस इज 1, ये मन मानते हैं, दिस इज 1, और इसको दूसरे वाले को, ये जो दोनों हरे से कर दिए हैं, पता नहीं आप समझ पाएंगे कि नहीं, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। दोनों का फेज अलग है। देखो रिप्रेजेंट भी मैंने कर दिया है कि फॉर फर्स्ट का मतलब कलर अलग करना चाहिए था, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। मैं अलग करके ही दम लूंगा, कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं हूं। तो ये हरा वाला जो है ये नंबर 1 है, और यहां रेड वाला मैं ले लेता हूं, दिस इज नंबर 2। जिससे आप फर्क जान पाए, वरना मजा और फिर पढ़ाने का क्या मतलब। तो 1 और 2 आप समझ पाए। देखिए 1 का जो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, या ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखोगे तो cos 0 1 होता है, तो y इज इक्वल टू a। तो देखिए यहां पर जब हमने ओमेगा टी 0 रखा एंगल, तो ये y इज इक्वल टू a मिल गया, हरा वाला। और दूसरा वाला देखिए मैक्सिमम नहीं मिला, दूसरा वाला तो आगे मैक्सिमम मिला है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। ओमेगा टी 0 भी रख देंगे तो cos माइनस पाई बाई 4 यानी cos पाई बाई 4 आएगा, विच इज नॉट a। तो ये a नहीं है। तो दोनों में सेम एम्पलीट्यूड है, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन फेज में फर्क है। इन दोनों के फेज में कितना फर्क है, पाई बाई 4 का। एक फेज, ये इसे बोलते हैं, ये दिस इज फेज। ये जो आर्गुमेंट लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं फेज। आगे मैंने शायद एक स्लाइड और डाली है, ये भी इसका पूरा फेज है। ये दोनों का अलग अलग फेज है। और फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, एक फेज में से दूसरा फेज घटा दो। तो फेज डिफरेंस क्या है, माइनस पाई बाई 4। इसमें से ये घटा दिया, इसमें से ये घटा दिया, तो पाई बाई 4 आ गया। तो देयर फेज एंगल्स फाई आर डिफरेंट। आप समझ पाए होंगे कि फेज एंगल बहुत काम की चीज है इन एसएचएम। और क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को बहुत आराम से एक ही वर्ड में बता देती है। सेम एम्पलीट्यूड सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी होने के बाद भी आपने देख रहे हैं आप कि यहां पर उसकी इक्वेशन और फेज एंगल डिफर है। आगे चलते हैं, फेज एंगल सेम, अच्छा आगे स्लाइड है वहां समझा देंगे।
अब यहां देखिए सेम फेज होने का मतलब क्या होता है। सेम दो पार्टिकल जो मोशन कर रहे हैं, सपोज करिए एसएचएम कर रहे हैं, वो सेम फेज में हैं। इसका वो सेम फेज में कब होते हैं? जब वो पाई का इवन मल्टीपल्स होल्ड कर रहे हो दोनों। एक का मान लीजिए ओमेगा टी है एंगल, तो दूसरे का क्या हो, ओमेगा टी प्लस 2 पाई हो, या ओमेगा टी प्लस 4 पाई हो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू ए, y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और दूसरी इक्वेशन लिख दी y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है बेटा? ओमेगा है 2 पाई, तो बोथ आर इन सेम फेज। इसी तरह यहां 4 पाई होता तो भी सेम फेज, क्योंकि यहां देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है पाई का इवन मल्टीपल, यहां कहीं इवन लिखा है, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंगल के रूप में, या वेवलेंथ के रूप में पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल। ये तो एंगल के फॉर्म में था, लेमडा के फॉर्म में बोले तो लेमडा बाई 2 का इवन मल्टीपल, या टाइम पीरियड की बात करें तो इवन मल्टीपल ऑफ टाइम टी बाई 2। अगर इस मल्टीपल में उनके बीच में फेज डिफरेंसेस हैं तो ये सारे कहे जाएंगे सेम फेज में हैं। सेम फेज कहने का मतलब क्या है? क्योंकि इसकी फील्ड आनी चाहिए, बाकी तो एंगल एंगल चल रहा है, ये समझ लेते हैं, ये जानना जरूरी है। सेम फेज का मतलब है कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, एक वेव फॉर्म बनाया, दूसरे का कलर बदल लेते हैं और दूसरे का एम्पलीट्यूड डिफर है, ऐसे है, तो यहां पर सेम फेज में होने का मतलब होता है कि अगर ये हरा वाला व्हाइट लो मैक्सिमम किसी टाइम पर पहुंच रहा है, उसी समय ये नीला वाला भी मैक्सिमम पहुंच रहा है। दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ जीरो पहुंचे, दोनों एक साथ दूसरी तरफ भी एक साथ ही माइनस डिस्प्लेसमेंट में गए, तो दोनों क्या हैं? सिंक्रोनाइज हैं, साथ साथ बढ़ रहे हैं, साथ साथ घट रहे हैं। यानी टॉप पोजीशन भी साथ में ली, जीरो भी साथ में लिया और माइनस में भी साथ में गए। दोनों पक्के दोस्त हैं, साथ में ही चल रहे हैं, दोनों के जीवन अलग अलग हैं, लेकिन जब दोनों टॉप पर पहुंचे तो दोनों टॉप पे पहुंचे। इसे बोलते हैं सेम फेज में होना, ये समझिएगा। सिंक्रोनाइजेशन ये क्या है? सेम फेज। दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं, यानी एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ घट रहे हैं। ये फील देगा आपको फेज के बारे में। तो या तो इनका फेज डिफरेंस जीरो हो तो ये भावना मिलेगी, या जो फेज डिफरेंस हो वो पाई का इवन मल्टीपल हो, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, तो भी आपको ऐसा ही रूप दिखाई देगा। या लेमडा के फॉर्म में लेमडा बाई 2 का इवन मल्टीपल, या टाइम पीरियड के फॉर्म में टी बाई 2 का इवन मल्टीपल। इवन इवन इसलिए कि हमेशा इवन नंबर्स ऐसा फील आता है कि ये हमें विजय बनाते हैं, मतलब ये पॉजिटिव साइन देते हैं। इवन ऑड नंबर थोड़ा सा ऑड सिचुएशन देते हैं, ऐसे मैंने याद भी रखा है, आगे आप जब पढ़ेंगे सुपरपोजिशन वगैरह तो बड़ा ये हेल्पफुल करता है। तो इवन चीज जो होती है उससे लगता है कि कंस्ट्रक्टिव एटमॉस्फेयर पैदा हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? दोनों सेम फेज में चलेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे तो विजयी होंगे, और अगर उल्टा साथ देंगे तो एक दूसरे को परेशानी क्रिएट करेंगे। इस सुपरपोजिशन में आप पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस या सुपरपोजिशन, खैर उसकी बात तब करेंगे। अपोजिट फेज का मतलब क्या है? जब दोनों का फेज अलग हो। इसका भी फोटो बना देना चाहिए, मजा आ रहा है आपको समझ में भी आएगा ना, मुद्दा ये है। तो ये देखिए, एक मैंने बनाया ऐसे और दूसरा कलर लिया था नीला, इसको मैंने बनाया ऐसे। एम्पलीट्यूड डिफर हो सकते हैं, अच्छा डायग्राम नहीं है समझ लेना, लेकिन बहुत ही खराब है, अच्छा का तो बात ही छोड़ दीजिए, कुछ हद तक ठीक है तो यहां क्या हुआ देखिए, ये जब भी ये दोनों जीरो हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं एक दूसरे से, मिल तो एक समय पर रहे हैं, लेकिन एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है। आप देख रहे हैं ये नीला वाला यहां से ऊपर जा रहा है और हरा वाला नीचे जा रहा है। इसे बोलते हैं अपोजिट फेज। अपोजिट फेज कब मिलता है आपको? जहां इवन था वहीं अब ऑड ऑड कर दो, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहां कहीं लिखा होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ टी बाई 2। अगर इन दोनों वेव के बीच में एम्पलीट्यूड डिफर हो सकते हैं, सारे
डिफर हो सकते हैं, लेकिन अगर अगर इनके बीच में एंगल जो मामला है वो एंगल पाई का ऑड मल्टीपल, पाई, 3 पाई, 5 पाई आ गया, तो ये अपोजिट फेज में मिलेंगे। तो लिखा है ना, व्हेन द टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स क्रॉस देयर रिस्पेक्टिव मीन पोजीशन एट द सेम टाइम मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आप इसको इसलिए बताया कि आप इसको फील कर सकें, वरना रट्टा लगाए फिरेंगे। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में भी याद करने होते हैं स्पेशल फॉर्मूले, कंडीशंस, लेकिन ये बिना समझे आप फिजिक्स ज्यादा दूर तक कर नहीं पाएंगे, नीट के लिए भी नहीं कर पाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा समझें जरूर। 70-80% फिजिक्स में समझना है, 20 से 25% याद करना है। जबकि बायो में जो करते हैं वहां समझने की स्थिति 20% है, 25%, और 70-75% याद किए बिना गाड़ी चलेगी नहीं आपकी। तो थोड़ा इसका तासीर, मतलब इसका जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है डिफरेंट है, इसीलिए आप अजीब फील करते हैं। लेकिन अगर फील सरल भाषा में बात की जाए तो देखिए बिल्कुल समझ में आता है। भाई समझ में कैसे नहीं आएगा? साथ चल रहे हैं, नहीं साथ चल रहे हैं, दो दोस्त ने हाथ पकड़ा, साथ साथ जा रहे हैं, दो दोस्त एक आगे जा रहा है तो पीछे जा रहा है, हो गया गड़बड़ जाला। अपोजिट फेज और सेम फेज क्या रखा है। इसीलिए मैं डिटेल्ड, शॉर्ट एंड डिटेल्ड वीडियो, ज्यादा जो आपको चाहिए नीट के लिए, पूरी चीज कम से कम समय में, जिससे समय बचे आपका और प्रोडक्टिविटी बढ़े, सिलेक्शन पक्का हो। आगे एक बात और कर लेते हैं, कोई बात छूटनी नहीं चाहिए। फेज डिफरेंस का मामला क्या है? तो फेज डिफरेंस मैंने आपको बताया था, दोनों इक्वेशंस के बीच में फेज एंगल का डिफरेंस। जैसे एक यहां पर हमने लिखा एसएचएम कर रहा पार्टिकल y1 a sin ओमेगा t प्लस y1, दूसरा y2 इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 2। दोनों का फेज डिफरेंस क्या है? दिस इज फेज, दिस इज फेज। ये इस वाली इक्वेशन का फेज है, जिसे आप, मैं लिख नहीं रहा हूं सिंबल, ये फेज नंबर 2 है, फेज 2 लिख देता हूं, फेज 1 लिख देता हूं। ये फेज बोलते हैं, आर्गुमेंट या जो एंगल होता है इनके बीच का डिफरेंस। तो फेज 2 में से फेज 1 घटा दो, 5 2 माइनस 5 1 इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज विच आर परफॉर्मिंग एसएचएम। बात खत्म हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत सरल बातें हैं। छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, उसको भी कर लेते हैं बेटा, बड़ा मजा आने वाला है। तो ये पितिकड़ी न्यूमेरिकल है। तो बोलता क्या है, ए नर्स इन ए हॉस्पिटल noted for a patient that heart was beating 75 times a minute, एक मिनट में 75 बार दिल धड़क रहा है। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। बड़ी अच्छी बात। तो यहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस, जो कि यहां बीट्स हैं, हार्ट बीट्स, वो कितनी है इन 60 सेकेंड? वो है आपकी 75। तो एक सेकंड में जो होगा वही फ्रीक्वेंसी होगा। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन बीट्स इन 1 सेकेंड, तो 75/60, और यही तो हमारा एक सेकंड में ऑक्सीलेशन को ही तो हम फ्रीक्वेंसी बोलते थे। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 75/60, विच इज इक्वल टू 1.25 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ये 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, यानी 1 अपॉन 1.25, इसकी वैल्यू हो गई 0.8 सेकेंड। ये देखिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड बड़े प्रेम से आपने निकाल ली। मैं हट जाता हूं, है तो बहुत सरल सवाल, नोट कर लें आप। और अगली हम लोग बात करेंगे नेसेसरी कंडीशन टू एग्जीक्यूट एसएचएम, यानी कोई भी पार्टिकल या बॉडी एसएचएम कर रही है तो उसमें ये कंडीशंस होंगे ही होंगी। कौन सी कंडीशन? ये वाली कंडीशंस बेटा। तो नेसेसरी कंडीशन टू एग्जीक्यूट एसएचएम क्या क्या बातें हैं? मोशन ऑफ पार्टिकल शुड बी ऑक्सीलेटरी, यानी बिना ऑक्सीलेटरी मोशन के वो एसएचएम नहीं कर सकता। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या था? मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, इर्द गिर्द, इधर उधर मोशन करना। अगर ये नहीं है तो एसएचएम नहीं है। दूसरा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल शुड बी कंजर्व। जब भी एसएचएम कर रहे हैं, एसएचएम में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए। दूसरा, एक्सट्रीम पोजीशन शुड बी वेल डिफाइंड। कहां तक ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक तरफ है, ये क्लियर कट आपको पता हो। अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो एसएचएम नहीं करा पाएंगे आप। तो ए जो होता है एम्पलीट्यूड, वो पक्की तौर पे मालूम होना चाहिए।
लीनियर एसएचएम में क्या होता है, ये एसएचएम की प्रॉपर्टी, जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के, देखिए यहां पर माइनस साइन के साथ लिखा गया, ये वेक्टोरली लिखा गया, मतलब क्या है, फोर्स की दिशा डिस्प्लेसमेंट के विपरीत, मतलब मीन पोजीशन की तरफ है और प्रोपोर्शनल है एफ के, और इसी से देखिए एम ए लिख देंगे तो ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। तो इस वाले का मतलब वही दो चीजें थी जो हमने शुरू में देखी थी कि एक्सेलरेशन या फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगे, यानी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगे, क्योंकि जैसे ही आप देखते हैं कि इधर डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इधर होना चाहिए, और जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़े उतना ज्यादा, जब इधर डिस्प्लेसमेंट हो तो फोर्स इधर होना चाहिए, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के विपरीत। तो F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई या A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई लिखा जाएगा। ये लीनियर एसएचएम में ऐसा होए बिना एसएचएम हो नहीं पाएगा, और यही शो भी करते हैं कि शो करना हो कि ये बॉडी एसएचएम कर रही है तो हम ये दिखाते हैं कि एक्सेलरेशन या फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। ये दोनों बातों को क्लब करके केवल एक बात कही जा सकती जो यहां लिखी है कि A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, वाई डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है। अब बात करते हैं एंगुलर एसएचएम की। तो नेगेटिव साइन शोज दैट, ये मैंने समझा दिया, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की विपरीत दिशा में है। एंगुलर एसएचएम जहां मैं पेंडुलम की बात कर रहा था और ये थीटा छोटा नहीं था, तो ये बिल्कुल एंगुलर हो जाएगा। थीटा छोटा कर देते हैं तो इसको लीनियर एसएचएम समझा जा सकता है, लेकिन थीटा अगर है छोटा नहीं है उस समय हम क्या बोलेंगे, जो टॉर्क होगा, क्योंकि टॉर्क ही तो किसी चीज को रोटेट करता है, तो टॉर्क माइनस थीटा के बराबर होगा। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा इन केस ऑफ एंगुलर एसएचएम। अब एक बड़ी अच्छी बात आएगी जिसे हम कहते हैं काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम। वहां पर एक पार्टिकल को सर्किल में घुमाते हैं और उसके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को हम शो करते हैं या समझते हैं कि एसएचएम कर रहा है। ये आपने 10th 12th में भी देखा है, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं, और कहीं जहां आपको कंफ्यूजन होता है, बहुत बच्चों को होता है, वो छोटी छोटी बात मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे आप सवाल या न्यूमेरिकल जब आए तो तेजी से कर पाए, बिना कंफ्यूज हुए कर पाए। आइए देख लेते हैं कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। तो ये देखिए काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम की बात कर रहे हैं। काइनेमैटिक्स का मतलब वही जानते हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की करेंगे, बिना फोर्स के कंसिडरेशन के, और फिर आगे बात करते हैं डायनेमिक्स की इसकी, तो वहां पर फोर्स का कंसिडरेशन ले लेते हैं। खैर, यहां पर जो ये घटना पूरी घटाई जा रही है, क्या बोला गया है कि मान लीजिए एक पार्टिकल P सर्किल के अलोंग चल रहा है, मूव कर रहा है अलोंग द सर्किल, और जिस सर्किल के अलोंग ये घूम रहा है उसका रेडियस है कैपिटल ए। ये देखिए यहां से ओरिजिन, यहां से कैपिटल ए इसका रेडियस है। ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ऐसी सिचुएशन है। अब इस पार्टिकल का जो फुट है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को नीचे ड्रॉप कर दीजिए, एक्स वाई एक्सिस ले रखे हैं, ये देखिए एन दिख रहा है, और इसके परपेंडिकुलर को वाई एक्सिस पे ड्रॉप कर देंगे तो मैं एन डैश लिख लेता हूं। अब आप ध्यान से अगर देखें तो ये जो इस समय क्या नाम होते हैं, सबके नाम भी बता दूं, इसे बोलते हैं रेफरेंस पार्टिकल पी को, और ये सर्किल ऑफ रेफरेंस होता है। लेकिन एसएचएम कौन कर रहा है, एसएचएम ये पार्टिकल नहीं कर रहा है, तो गोल गोल घूम रहा है, इसका जो फुट है वो एसएचएम कर रहा है। कैसे कर रहा है देखिए, पहले इस वाले एन को देखते हैं, फिर एस वाले एन को देखते हैं। मान लीजिए ये जो पार्टिकल है वो यहां से कहीं से शुरू कर लो, यहां से स्टार्ट ऐसे चल रहा है, तो जैसे जैसे ये आगे जाएगा ये एन इधर जाएगा शुरू में, तो देखो ऐसे, भाई यहां पहुंचा तो यहां पहुंचा तो ये यहां पहुंच गया, फिर ये पार्टिकल यहां पहुंचा तो आपका एन यहां, ये देखिए ऐसे गया यहां तक, फिर ऐसे जा रहा है, और यहां तक पहुंचा पार्टिकल तो ये यहां पहुंच गया, फिर ये ऐसे पार्टिकल गया तो ये फिर इसने वापसी की, और जब ये यहां पहुंचा तो यहां पहुंच गया, और जब ये यहां पहुंचा तो ये वापस यहां पहुंच गया। तो पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ये उसकी मीन पोजीशन है, और ये एन ऐसे ऐसे चक्कर मार रहा है, तो ये मीन पोजीशन के क्लियर कट डिफाइंड एम्पलीट्यूड है, यहां तक जाता है फिर वापसी करता है, फिर यहां तक जाता है फिर वापसी करता है। तो ये जो एन है, व्हाट इज एन, फुट ऑफ दैट पार्टिकल पी, रेफरेंस
पार्टिकल, वो एसएचएम कर रहा है। ये पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, आप नहीं होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, और जो है भी मेरी बात सुन के क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो एन भाई साहब हैं जो कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द पार्टिकल हैं, ये एसएचएम कर रहे हैं, ना कि ये पार्टिकल। अब इसकी इस बात को हमने समझा। इसी तरीके से इस एन डैश को देखो, तो एन डैश भी वही रूप अख्तियार करेगा। इसको रेड कलर से शो कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर पाइए। इस समय एन डैश यहां पर है, जब ये पी आगे बढ़ेगा तो एन डैश ऐसे जाएगा, भाई यहां पहुंचा तो एन डैश यहां पहुंचा तो एन यहां, फिर ये आगे बढ़ा तो ये पहले इधर जा रहा था, अब ये इधर जाना शुरू हुआ एन की, यहां पहुंचा तो देखो आपका एन डैश यहां पहुंचा, तो ये ऐसे आएगा यहां तक, जब यहां पहुंचा तो एन यहां आया, फिर यहां चले तो एन डैश यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचे तो एन डैश यहां पहुंचा, फिर ये पार्टिकल आगे बढ़ा तो एन डैश ने वापसी कर ली, पहले ऐसे आ रहा था। तो ये जो एन डैश है वो ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है इस मीन पोजीशन के रेफरेंस में, तो एन डैश भी एसएचएम कर रहा है, सारी बात वैसे ही है, ऑक्सिलेट कर रहा है, मीन पोजीशन के इधर उधर जा रहा है। तो हम यहां पर ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, चाहे वो एक्स एक्सेस पे ले चाहे वाई एक्सेस पे, एन ले या एन डैश ले, दोनों ही क्या कर रहे हैं, एसएचएम। तो इससे भी हम डिफाइन कर देते हैं एसएचएम, जो हमने असली चीज देखी थी वो तो थी ही, लेकिन ये पार्टिकल भी एसएचएम की सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं, इसलिए हम एसएचएम को फिर से इस रेफरेंस में डिफाइन कर देते हैं, जैसे हम चीजों को आसानी से समझ पाए। ये केवल किस लिए है, चीजों को आसानी से समझाने के लिए। तो यहां पर द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये एन पकड़ा है तो भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एन डैश पकड़ा है तो भी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ड्रॉन फ्रॉम द पार्टिकल ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्किल, ये दोनों ही डायमीटर थे, वो क्या हो गया, एसएचएम। लिखा है ना कि एसएचएम कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द ड्रॉन फ्रॉम द पार्टिकल ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्किल, ये एसएचएम है। यहां कुछ बातें और हम इक्वेशन के फॉर्म में सीखेंगे, और जो कंफ्यूजन हो सकता है उसको मैं आपको दूर करूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और तगड़ा कंफ्यूजन उनको होता है। पहला कंफ्यूजन आपको क्लियर हुआ होगा कि जो पी घूम रहा है वो एसएचएम नहीं कर रहा है, उसका फुट कर रहा है, ठीक। दूसरी बात, यहां पर देखिए, अगर मैं यहां एन, इसको मैं एन डैश लिख दूं जिससे कि आप और हम बहुत अच्छी एक ही नाव पे सवार रहें। अगर इस पार्टिकल ए जो था, इसके इस डिस्प्लेसमेंट को मैं निकालना चाहूं तो क्या लिखूंगा, ये देखिए एक्स है, ये तो रेडियस ए थी हमारी, तो बेस का फॉर्म आया ना, ये बेस, ये ट्रायंगल देखिए, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो मैं इस एक्स को लिखूं तो एक्स को क्या लिख सकता हूं, ए कॉस ओमेगा टी, ये देखिए ए कॉस ओमेगा टी, इसका कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस ओमेगा, समझ तो रहे होंगे, इतनी बात तो जरूर पकड़ते होंगे, इसको एक्स अपॉन ए लिख देंगे, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसी से आप देखिए एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा टी आ गया। अब अगर आप ये लेना चाहें ओ से एन डैश जो कि पी एन के बराबर है, तो इस डिस्टेंस को ले जो आप लिख रहे हैं ओ से लेकर एन डैश या पी एन की डिस्टेंस, तो ये कितनी हो गई, इसको वाई कह देते हैं अभी, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये वैल्यू हो गई, इसको वाई कह देते हैं, विच इज ए साइन ओमेगा टी। समझिएगा मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये दोनों ही एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाला इधर चला रहे थे, वाई वाला इधर चला रहे थे, ये दोनों ही एसएचएम कर रहे हैं, लेकिन दोनों में एक खास फर्क है, उस फर्क को समझना जरूरी है। और एक दूसरा पॉइंट भी मैं बताना चाहूंगा आपको, यहां इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये जो x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी लिखा है, ये किसको फॉलो कर रहा है, अगर मैं यहां पर टाइम जीरो ले लूं, समय शुरू कर रहा हूं t बराबर जीरो से, तो इस समय ये कहानी कितनी है, ये n यहां पर फॉल कर रहा है, कहां पर फॉल कर रहा है, देखिए इसकी बात करूं तो अगर मैं इसको मिटाओ, x की बात कर रहा हूं तो x आपने ड्रॉप किया इसके ऊपर, तो ये x कितना है मैक्सिमम, t इज इक्वल टू जीरो पर x a है, तो इसके लिए t बराबर जीरो पर x कितना है बेटा a, यानी
ये इक्वेशन आप तब इस्तेमाल करेंगे जब किसी बॉडी का एसएचएम एक्सट्रीम पोजीशन से चल रहा हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, मैं पेंडुलम ही बना देता हूं, उसे समझ में आसानी से आता है कि हमने ये पेंडुलम एसएचएम करेगा, लेकिन इस समय यहां है, कहां पर? ए पर, और यहां से आपने टाइम को काउंट करना शुरू किया है। समझाने के लिए बना रहा हूं, वरना लीनियर स्प्रिंग वाला बना देता। तो यहां ये इक्वेशन कब इस्तेमाल होगी? जब हमारा एसएचएम होगा लेकिन टाइम की शुरुआत एक्सट्रीम पोजीशन से होगी। तो इस बात को पकड़िएगा, यहां लिखा गया है, तो टाइम टी कंसीडर फ्रॉम, टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, और सेकंड ये टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम ही लिखना चाहिए। तो टी मेजर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, वरना गड़बड़ हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना? एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब इसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन मतलब जब t बराबर 0 था, यहां से समय पकड़ा है, ये एक्सट्रीम पोजीशन। फिर ये एसएचएम करेगा प्यार से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसकी बात अगर आप समझें तो इसकी बात क्या बोलती है कि ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये भी एसएचएम कर रहा है, लेकिन यहां पर टाइम जो मेजर किया गया है फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी ये जो पेंडुलम था वो यहां पर था और यहीं से टी का मेजरमेंट शुरू किए हैं, अब ये जहां जाना हो जाएगा। तो ये जो टी है, इस वाली इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा टी के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो पार्टिकल जब यहां था और इसका प्रोजेक्शन y पे ले रहे थे जब आप, तो प्रोजेक्शन पे यहीं पे फॉल कर गया ना, इसका प्रोजेक्शन यहां था तो यहां फॉल किया, यहां तो यहां फॉल किया, यहां तो यहां। तो t इज इक्वल टू 0 पर ये कहां पर है? मीन पोजीशन। इसके लिए वो बात लिख दी गई। और x वाले के लिए ये x डिस्प्लेसमेंट, y डिस्प्लेसमेंट तो 0 था ना जब ये यहां पे था। तो ये बात आप समझ पाएंगे। दिस इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, दोनों एसएचएम कर रहे हैं। फर्क क्या है कि ये जो इक्वेशन है a cos ओमेगा t, यहां पर एसएचएम की शुरुआत या टाइम का मेजरमेंट एक्सट्रीम पोजीशन से है, यहां पर समय की शुरुआत उसके मीन पोजीशन से है। और एक बात जो आप डर जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो एक्स वाई लिखा है, इस सर्किल के रेफरेंस में तो एक्स वाई लिखा है, लेकिन हम लोग जब हम सिंपल बात करते हैं सर्किल को भूल जाते हैं, अब समझ गए हैं, तो हम यहां भी एक्स और यहां भी एक्स लिख सकते हैं, या दोनों जगह वाई लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। मतलब क्या कहने का है समझिएगा, ये आपके समझने के लिए मैं लिख दूं, समझने के लिए समझने के लिए हम ऐसे भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं। आप x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t लिख दीजिए और x बराबर a sin ओमेगा t लिख दीजिए, या y बराबर a cos ओमेगा t लिख दीजिए, या y बराबर a sin ओमेगा t लिख दीजिए। इसकी भावना को समझते रहिएगा। इस एक्स वाई को इससे चिपका के नहीं देखना है कि इसी में लगेगा, कहीं भी लग जाएगा। ये तो एक डिफिनेशन थी, कर दी गई। तो इन जनरल हम इसको ऐसे समझेंगे, इसका किसी भी रूप में लिखो, भाई एक्स डिस्प्लेसमेंट है, वाई डिस्प्लेसमेंट है, बस बात खत्म। यहां पर यह बात लेकिन मेंटेन रहेगी कि ये इक्वेशन तब आप लिख रहे हैं जब एक्सट्रीम पोजीशन से टी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। और ये बात जब लिख रहे हैं, ये दूसरी वाली जब लिख रहे हैं, तो ये मीन पोजीशन से मेजर कर रहे हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन से। ये टाइम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, समझ गए? और ये टाइम फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन सही से लिखा नहीं, मीन पोजीशन। बात समझ में आई होगी, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बात को आगे लेके चलते हैं। ये बात आप पकड़ पाए होंगे, उम्मीद ऐसा कर रहे हैं। ये बात बस ध्यान रखनी है, बाकी यहां x और यहां y, या यहां y यहां x, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो डिस्प्लेसमेंट ही।
ठीक, लेकिन इस बात को दिमाग में रखना, मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा कि जब हम ये समझ पाए कि यहां पर टाइम का जो मेजरमेंट है इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए y इक्वल टू a cos ओमेगा t एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन। मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि एक्स वाई को उल्टा सीधा लिखने से कोई फर्क नहीं आने वाला। खैर मैं थोड़ा हट जाता हूं, कुछ बच्चा अगर नोट करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि बाकी न्यूमेरिकल में तो मैं समय दे ही रहा हूं इन चीजों के। बाकी इसका वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल पर, तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बच्चों को क्लियर नहीं होता, इसी वजह से वो परेशानी फील करते हैं न्यूमेरिकल्स में और एसएचएम से डर जाते हैं। बिल्कुल नहीं डरना, बहुत सरल टॉपिक है, मुद्दे की बात समझा रहा हूं आसानी से। अब देखिए ये इक्वेशन कब बन जाती है, जब शुरुआती दौर में कोई फेज वो पकड़ के रखा है। जब हम बोलेंगे मान लीजिए y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो इसका मतलब आपके समझने के लिए कि यहां पर पार्टिकल था, कोई फेज नहीं था, यहां पर क्या था, ऐसे था शुरुआत। लेकिन इनिशियल फेज अगर है फाई, तो यहां का मतलब क्या है कि ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन इस फाई एंगल पे थी, यानी t बराबर 0 पर ये भाई साहब यहां है और t बराबर 0 पर ये भाई साहब यहां है। समझ गए बस इसमें है क्या। तो ये इसको जो फाई होता है इसको इनिशियल फेज बोलते हैं या इपॉश बोलते हैं। ये देखिए इनिशियल फेज या इपॉश बोलते हैं ये जो फाई है। बस शुरुआती फेज की भाई शुरुआत कहां से की जा रही है, कोई जरूरी थोड़ी से है भाई, अभी हमने पढ़ा कोई जरूरी है कि वो एक्सट्रीम पोजीशन से ही शुरू करे, कोई जरूरी है कि मीन पोजीशन से ही शुरू करे, उसका जहां से मन आएगा वहां से शुरू करेगा पार्टिकल। तुम्हारी क्षमता है कि तुम उसको ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। पेशेंट आ रहा है तो पेशेंट आपके हिसाब से थोड़ी अपने लक्षणों को बताएगा इंग्लिश में, वो कहेगा पेट में मरोड़ हो रही है, अब समझो आप जी घबरा रहा है, अब वो थोड़ी इंग्लिश में आपको वो बायोलॉजिकल टर्म में बताएगा कि भैया डॉक्टर साहब मैं तुम्हारी बात समझे। वो तो कोई गांव से आ गया तो कुछ और बता देगा कि डॉक्टर साहब पेट में बहुत अजीब लगता है, अजीब समझ में नहीं आ रहा। तो आपको समझना पड़ेगा कि मेडिकली इसका साइंटिफिकली मतलब क्या है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, आप अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, खूब पढ़ लिख लेंगे, बहुत नॉलेज हो जाएगी, लेकिन जमीनी स्तर पर जब पेशेंट के साथ डील करेंगे तो उनकी भाषा समझ में आनी चाहिए। एकदम हाई स्टेज पे रहेंगे, उनकी भाषा नहीं समझेंगे तो वो आप उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो जिस काम के लिए पढ़ाई की वो काम ही नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे भी जो पार्टिकल है, आपका मरीज है, वो कहीं से कुछ कर सकता है, आपको समझ लेना है कि इसका इलाज क्या है। बहुत बढ़िया भाई, तो ये बात आप समझ गए होंगे, इसलिए कि फंडा क्लियर हो इसलिए मैं छोटी छोटी बातों को टाइट कर रहा हूं। और अक्सर आप देखेंगे कि आप जहां पढ़ रहे होंगे वहां कई जगह ये बातें छोटी छोटी मिस कर देते हैं। वो सोचते हैं आपको आता है, या वो बताते नहीं, वो खुद ही ध्यान नहीं देते, इस वजह से आपका मामला गड़बड़ हो जाता है। खैर आगे चलते हैं, अब इस इक्वेशन इस न्यूमेरिकल की बात करेंगे। एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स एसएचएम, कौन सा कलर हाथ में है, बढ़िया है। तो एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड दे रखा है 5 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड दे रखा है बेटा 4 सेकेंड। इफ टाइमिंग इज स्टार्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन, इससे कोई जानकारी मिली, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0, देन कैलकुलेट। देखिए यहां पर जो बात कही गई है कि सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन से शुरू कर रहा है, तो मैं एक इक्वेशन ऐसे लिख रहा हूं a साइन ओमेगा टी, और मैं दूसरी लिख रहा हूं x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। इन दोनों में से किसका चुनाव करेंगे आप बताओ। दोनों जगह x लिख दिया, xy नहीं लिखा है, इसीलिए कि आप मेरे साथ हैबिचुअल हो जाएं। यहां पर जो कहानी चल रही है उस कहानी में बोला है कि मीन पोजीशन से कांड शुरू हुआ है, यानी यू विल सिलेक्ट दिस इक्वेशन, यू विल रिजेक्ट दिस इक्वेशन। यहां पर होता था टी फ्रॉम, फिर से जैसे दिमाग में मैं घुसेड़ दूं, मीन पोजीशन, ये क्या है, टी फ्रॉम क्या लिखा था, एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस सवाल में ये बोल दिया गया है, तो आप समझ गए कि हमको ऐसे नहीं बात करनी है, गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे बात करनी है।
एक्स वाई नहीं लिखा क्योंकि आप हैबिचुअल हो जाए, वरना वही पकड़े रहेंगे। खैर, आप चाहें तो वाई वाई लिख सकते हैं, कोई मनाही नहीं। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1/t, और टाइम पीरियड क्या है, 4 सेकेंड, 0.25 हर्ट्स। आगे एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, तो ए की वैल्यू अगर मीटर में बात करेंगे तो कुछ लिखेंगे, वरना 5 सेंटीमीटर हम लिख के अभी इसको छोड़ देते हैं। अब x की वैल्यू लिखिए, तो x की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है मीन पोजीशन वाली, a साइन ओमेगा टी, और ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2πn। आप समझ पा रहे हैं। अब x अगर सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो a की जगह 5 लिख दो, साइन लिख दो, 2π आ गया, n कितना निकाला, 0.25, है ना। और कुछ है क्या, और कुछ कह दिया, 5 सेंटीमीटर, तो मेरे ख्याल से ये बात पूरी क्लियर हो जाती है। तो ये बात बन गई। अब इसके हिसाब से क्या लिख देंगे, देखिए 5 साइन और 1/4 यानी कि π/4, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/√2 सेंटीमीटर। ये देखिए कहानी हो गई। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, ये आंसर, दैट डिस्प्लेसमेंट एट 0.5 सेकेंड, यहां पर लगता है टाइम की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, तब ये वैल्यू आएगी, वरना तो ये π/4 कैसे आएगा, ये आ जाएगा 0.5। तो यहां पर t की वैल्यू भी रख दो 0.5, है ना, तब ये हो जाएगा। देखिए 0.5 मतलब 1/4 हिस्सा, 2 का 1/4 होता है 0.5, और 0.5 का फिर आधा तो 0.25, तो 0.25 इज इक्वल टू साइन π/4। तो इस बात को ध्यान रखना, ये टाइम की वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपका 5/√2 सेंटीमीटर आ गया। दोनों, ये आंसर इधर मिला और ये आंसर इधर मिला। इसको आप नोट कर लीजिए, शांति से देख भी लीजिए आप। मैंने सारी बात समझाई है कि इक्वेशन क्यों ली, कैसे ली और क्या मामला था। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं और अगला सवाल देते हैं, पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम फ्रॉम एक्सट्रीम। देखिए यहां लिखा है एक्सट्रीम पोजीशन, तो हम आप समझ गए हैं कि कौन सा कहानी पकड़ना है। एंड कवर्स एट ए डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इन 1 सेकेंड, डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। तो यहां पर देखिए एक्सट्रीम पोजीशन मतलब कॉस वाला फॉर्मूला, तो आप चाहे इसको ऐसे लिख लो, कोई कष्ट नहीं है, या x की जगह y डाल दो, इसलिए कि आप कंफर्टेबल हो, x y के चक्कर में अपना गड़बड़ ना करें। ये पकड़े रहना है। ये कहां से होता है, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। अब तक तो आपके दिमाग में चला गया होगा। अब यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है एम्पलीट्यूड का आधा, तो a/2 y की जगह या x की जगह डाला, ये रहा a और ये रहा cos ओमेगा, और टाइम कितना लिया था इसने, 1 सेकंड में, एम्पलीट्यूड का आधा चला गया था। इस a से a उड़ गया, तो cos ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, cos ओमेगा आ गया हाफ। तो हाफ की वैल्यू के लिए कितना होता है, π/3, 60 डिग्री पर। तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। टाइम पीरियड की बात करें तो 2π/ओमेगा होता है, तो 2π/π/3, पाई से पाई कट गया, 6 चला गया ऊपर, तो ये 6 सेकंड आपका आंसर हो गया। देखिए आराम पूर्वक निकाल लिया। इसको भी नोट कीजिए, अगला सवाल देखेंगे, एक एक फंडे क्लियर हो जाएंगे, ऐसी क्लैरिटी कि आपका सिलेक्शन होके रहेगा। नोट कर लिया होगा इतनी दूर में, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। चलिए अगला सवाल बनाते हैं फटाफट। अगले सवाल पे आ गए बेटा। अब यहां देखिए, फिर जैसे कि आप हर तरह के सवाल को हैंडल करना सीख लें, तो ए हार्मोनिक ऑक्सीलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। बहुत अच्छी बात है। वेयर एक्स एंड टी आर द मिलीमीटर एंड टी सेकेंड रिस्पेक्टिवली, डिड्यूस फलाना धमाका। तो देखिए हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी ए कॉस, यहां देखिए इपॉक्स या इनिशियल फेज एंगल है, तो मैं ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दूंगा, और इससे मैं कंपेयर करूंगा 0.34 कॉस 3000 टी प्लस 0.74 ऑन कंपेयरिंग। अब आप समझ गए होंगे, बड़ी आसानी से कंपेयर कर पाएंगे।
कंपेयर पे पहला पूछा था एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड ए कितना हो गया 0.34 मिलीमीटर में बात बोल रहे हैं, सेंटीमीटर में कहोगे तो 0.034 सेंटीमीटर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है ओमेगा, ओमेगा कितना रहा कंपेयर किया तो 3000 मिला रेडियन पर सेकेंड। तीसरा था इनिशियल फेज, ये इनिशियल फेज होता है फाई, तो ये फाई कितना है 0.74 रेडियन। ये आपके तीनों के बेटा आंसर हो गए। कुछ नहीं करना था, एक सिंपल कंपैरिजन करना था, लेकिन फिर भी ये मुझे बताना और आपको जानना जरूरी है। इसी का एक भाई सवाल और पकड़ेंगे जिससे आपको काफी फायदा हो। नोट कर लिया होगा अब तक तो, पॉज वगैरह करने में फटाफट। फाइंड द इक्वेशन। अब देखिए इसमें इक्वेशन फाइंड करनी, कई बार तो होता है इक्वेशन दी रहती है फटाफट आप कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन इक्वेशन जब बनानी पड़े तो पसीने आ जाते हैं, जो कि इस सवाल में नहीं आएंगे। ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए पार्टिकल हुज एम्पलीट्यूड इज ए दिया है, हुज फ्रीक्वेंसी एन दी है, इनिशियल फेज π/3 है। एज्यूम दैट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज स्टार्टेड फ्रॉम द मीन पोजीशन। जब ये पार्टिकल मीन पोजीशन से है तो हम समझ गए कि हमारे पास इस तरह का बिहेवियर है, क्योंकि मीन पोजीशन से होने पर ही साइन वाला चीज हम यूज करते हैं। तो यहां लिख देते हैं, देखिए एक्स लिखा, ए दे रखा था 0.04 साइन, और ये है 2πn, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इंटू 50t, और इनिशियल एंगल है π/3। तो ये इक्वेशन क्या हो गई 0.04 साइन 100 πt प्लस π/3, बस ये आंसर आ गया। इस तरह से आप चीजें बना सकते हैं बहुत ही प्रेम पूर्वक। नोट करिए, फिर इसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन का मामला भी हजम कर लेते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो हर पूरी रामायण समझ में आती है कि भाई यहां से मामला शुरू हुआ, यहां को जा रहा है। और जब कॉन्सेप्ट नहीं समझते तो हर चीज याद करनी पड़ेगी, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। जरा सा भी घुमा कि न्यूमेरिकल नहीं निकलेंगे। आपको ये फीलिंग तो आएगी कि सर थ्योरी मुझे आती है, लेकिन असल में नहीं आती है आपको, इसी वजह से न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं। सर आता सब है हमने, क्योंकि आपने उसको याद कर लिया, समझा नहीं है, न्यूमेरिकल निकालने में पसीने हो जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी वजह होती है न्यूमेरिकल ना निकल पाने की, कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है। खैर, अब वेलोसिटी की बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ रहा था, चाहे वो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हो या x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी हो, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर आप यहां पर मान लीजिए x बराबर a साइन ओमेगा, हम डिफरेंशिएट करके नहीं दिखा रहे हैं, अब वेलोसिटी के लिए इसको dx/dt कर दीजिए, तो आप जब तोड़े फोड़ेंगे उसको तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। को करने की चाहे कर चुके हैं 12th में आप, तो ये v इज इक्वल टू ओमेगा पहचानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, a है एम्पलीट्यूड, x है डिस्प्लेसमेंट। इस फॉर्मूले को याद रखिए। ये क्या है, किसी डिस्प्लेसमेंट पर x की वैल्यू आपको दी हो तो वहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यानी पार्टिकल अगर इस मीन पोजीशन से ऐसे ऐसे चक्कर मार रहा है, कोई कह दे कि यहां पर x पर इतनी दूर डिस्प्लेसमेंट पर इस समय आप बताओ कितनी वेलोसिटी है, तो आप ये निकाल के बता देंगे x की वैल्यू पुट करके। v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें कुछ स्पेशल केस बन जाते हैं बेटा। क्या स्पेशल केस क्या है कि मीन पोजीशन पे क्या वेलोसिटी लेगा। मीन पोजीशन के लिए इस फॉर्मूले में जो हमने भी देखा था कि v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू आप 0 पुट कर दो, तो ये v क्या बन जाएगा ओमेगा a, और ये क्या है मैक्सिमम स्पीड। इसी की बातचीत देखिए यहां की गई है कि मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा ए के बराबर। ये सवाल निकालने को आते हैं आपके, तो याद भी करिए और समझिए भी। अब एक्सट्रीम पोजीशन पर तो ये फॉर्मूला था, इसी में अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन के लिए x की वैल्यू क्या लिख दोगे, जान गए आप, a के बराबर पुट की तो v कितना आ गया 0, क्योंकि a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है 0। तो यहां पर v की वैल्यू देखिए 0 आ गई। यानी क्या मतलब है, एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी 0 मिलेगी, जो कि
velocity of a particle executing SHM is zero at the extreme points, either of the extreme points. either का मतलब है इस साइड भी एक्सट्रीम पर जीरो है और इस साइड भी एक्सट्रीम पर जीरो है. हाथ मेरा कैमरे से बाहर निकल गया. इधर कंप्यूटर रखा हुआ है, तो दिखता रहता है कि मैं कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूं. मैं देखता भी रहता हूं रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं बीच बीच में. खैर आगे की बात चलते हैं और एक्सेलेरेशन की बात करते हैं. कोई समस्या की बात नहीं, हमने v निकाली थी ना, जो v निकाला था उसी को फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा. एक्सेलेरेशन मैं कर नहीं रहा हूं, सीधे रिजल्ट की बात करूंगा यहां पर, वही आपके लिए जरूरी है. तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू, ये बहुत कीमती फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. इसको याद रखिएगा. x आपको अगर पता है तो उस समय उस पर जो एक्सेलेरेशन मिल रहा है वो पता कर पाएंगे. माइनस साइन क्या बताता है कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन काम कर रहा है. अब मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलेरेशन क्या है निकाल लेते हैं. x की वैल्यू जीरो ही, जैसे जीरो पुट करते हो a जीरो आ जाता है. तो मीन पोजीशन पर आपका एक्सेलेरेशन जो कि मिनिमम है जीरो है. एक्सट्रीम पोजीशन पे x की जगह a पुट कर दोगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन a आपको वैल्यू मिल रही है जो कि मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है. ये बात यहां समझ में आती है. अब अगला कदम हम लोग बढ़ा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के ग्राफ की तरफ. तो ग्राफ की तरफ अगर हमको जाना है कि किसी टाइम पे तीनों के रूप रंग क्या हैं, तो इन तीनों की इक्वेशन को एक साथ देख लेना बेहतर है. तो देखिए यहां पर x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी अगर ले लेते हैं, a sin ओमेगा टी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ये ले लिया तो यहां पर v कितना है, देखिए ओमेगा a cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. ये इससे क्या पता चला कि वेलोसिटी का, इससे वेलोसिटी कितनी फेज एंगल आगे है, पाई बाई 2. इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, देखिए पाई बाई 2. तो वेलोसिटी का फेज डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई 2 आगे है. एक्सेलेरेशन की बात की, इसको जब सॉल्व किया था तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर a इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस पाई. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू, और फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलेरेशन. ये पाई है तो ये डिस्प्लेसमेंट से पाई एंगल ज्यादा है, फेज आगे है. और इससे बात करें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2. तो वेलोसिटी से पाई बाई 2 आगे है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पाई बाई 2 आगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पाई बाई 2 आगे. समझ गए आप. और ये इससे कितना आगे, पाई आगे. बात खत्म. अब इसी का एक जो आपके पास टेबल सा बन जाता है जिसे हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो ये टेबल है, ये टेबल इसलिए कि भाई जब टाइम जीरो था वही जो इक्वेशन पीछे रख दिया और वैल्यू निकाल ली. ये आप इसमें समझाने को कुछ खास नहीं है. ये टेबल आप आराम से देख सकते हैं. उसी में वैल्यू रखी गई है t/4, t/2, 3t/4 और t के लिए. अब क्या बनता है ये थोड़ा दर्शन कर लीजिए. यहां पर ये देखिए डिस्प्लेसमेंट है, ये x का ग्राफ है, ये v का ग्राफ है, ये एक्सेलेरेशन का ग्राफ है. तो इस डिस्प्लेसमेंट में देखिए t बराबर 0 पर, क्योंकि cos ओमेगा टी हमने फॉर्मूला लिया तो आपको याद होगा जिसकी बात कर रहे थे, इसके लिए जब यहां 0 पुट करोगे तो x बराबर a आ जाएगा. तो यहां पर ये देखिए ये प्लस a पर है और हमें मालूम था कि वेलोसिटी इससे पाई बाई 2 आगे चलती है. तो यहां पर ये टॉप पोजीशन यहां पकड़े हुए, तो ये वैल्यू वेलोसिटी देखिए पाई बाई 2 आगे होने की वजह से ऑलरेडी पीक इसके पीछे मिल चुका है यहीं, क्योंकि ये आगे चल रही है ना. तो ये जो अब पाया है ये पहले पाके उससे 1/4 आगे बढ़ चुका है. तो पीक हटा के यहां पहुंचा है. अभी नीचे आ रहा है तो ये डाउन से हमेशा पाई बाई 2 आगे है. इसकी बात करो तो ऊपर वाले से अपोजिट फेज में पाई एंगल आगे ना x से, इससे पाई बाई 2. तो ऊपर वाले से देखिए अगर ये ऊपर है तो ये नीचे है, अपोजिट फेज चल रहा है. अगर ये नीचे है तो ये ऊपर है. बताया था ना कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई हमारा अपोजिट फेज देता है. तो इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, पाई का ऑड मल्टीपल, यानी अपोजिट फेज में जब ये टॉप पर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम पे आएगा. मिनिमम मतलब है निगेटिव पे जाएगा. खैर इस ग्राफ को इस तरह से अंदाजा ले लिया जाना चाहिए. बाकी बात आपने मुद्दे की तो इसमें पकड़ ही ली है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं एसएचएम के बारे में. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम. तो इन लीनियर एसएचएम द लेंथ ऑफ एसएचएम पाथ इज 2a,
भाई एक बार इधर जाता है, आप देखिए ना, यहां कोई भाई साहब हैं, ये इधर गए ए चले, और यहां से ये एम्पलीट्यूड है, और यहां से यहां चले गए, तो द लेंथ ऑफ एसएचएम पाथ इज 2a। तो ये आपका मतलब ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, ये कितनी है, 2a है। तो द लेंथ ऑफ एसएचएम कहीं पूछी जाए तो आप दोनों तरह के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनके बीच का लेंथ जो कि 2a के बराबर होगा, इसको पकड़िए। लेंथ ऑफ एसएचएम निकालो, यानी 2a निकालो, ठीक। इन एसएचएम द टोटल वर्क डन एंड डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज 0, बट टोटल ट्रेवर्स लेंथ इज 4a। भाई एक ऑक्सीलेशन में क्या होता है, पहले बॉडी यहां जाती है a तक, फिर ये बॉडी यहां तक जाती है एक्सट्रीम पॉइंट जो कि 2a है, और फिर ये यहां आती है a। तो टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया है, 4a, ये जो लिखा हुआ है। लेकिन वर्क डन क्या होगा, वर्क डन देखिए कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली एक चक्कर के बाद वह जहां चला था वहीं पहुंचा है, तो कोई वर्क डन तो होगा नहीं। तो इन कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन नो वर्क डन इज देयर, ठीक है। इन एसएचएम द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेरीज विद द सेम फ्रीक्वेंसी एज डिस्प्लेसमेंट। फ्रीक्वेंसी दोनों की एक रहती है, तीनों की। ओमेगा टी आ रहा था ना ओमेगा, तो वही ओमेगा आपका वेलोसिटी में था, वही ओमेगा आपके एक्सेलरेशन में था, इसलिए तीनों का फ्रीक्वेंसी सेम होएगा, फेज अलग अलग होएगा, वैल्यू भी अलग अलग हो जाएंगी, एक्स अलग है, वी अलग है, ए अलग है। अब देखिए यहां पर इन एसएचएम ये फेज डिफरेंस की बात थी, जो इक्वेशन मैंने लिख दी है जिसे आसानी से हम लोग पचा सकें। इसके और इसके बीच में π/2 का डिफरेंस, इसके में पाई का, और इन दोनों में π/2 का फेज डिफरेंस, यही बात इसके अंदर लिखी गई है, जो इस इक्वेशन से मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। चलिए एक न्यूमेरिकल बनाते हैं जिससे बातें थोड़ी और बेहतरी की तरफ जाएं। कलर आ रही है। If a SHM is represented by the equation this one in SI system, SI units, determine its amplitude, बहुत आसान सवाल है, टाइम पीरियड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी V max। अब देखिए इसको हम लोग बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, A sin ओमेगा टी प्लस 5 बेटा, और इससे कंपेयर कर दो 10 साइन पाई बाई टी प्लस पाई बाई 6। तो यहां से आप जब ऑन कंपेयरिंग, ये तो मैं समझाता हूं इसलिए लिखना पड़ता, आप तो धड़ाधड़ करते चले जाएंगे। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर, एसआई सिस्टम में था ना, और कुछ आया ओमेगा मिला पाई, पाई रेडियन पर सेकेंड, और पाई इनिशियल फेज कितना है, पाई बाई 6। क्या निकालने को बोला है, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड तो निकाल दिया, 10 मीटर है, तो आंसर नंबर 1 ए बराबर 10 मीटर। दूसरा क्या, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड अभी नहीं निकाला है, टाइम पीरियड का मतलब है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई लिखिए, और ओमेगा कितना था, पाई के बराबर, तो वैल्यू आ गई 2, दिस इज 2 सेकेंड, तो इसका आंसर हो गया 2 सेकेंड। तीसरा क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो हमने देखा था कि V मैक्स जो होता है, अभी फॉर्मूला ओमेगा ए के बराबर था, ओमेगा है पाई और ए कितना है 10 है, तो इंटू 10, वैल्यू हो गई 10 पाई मीटर पर सेकेंड, ये V मैक्स हो गया। 10 पाई मीटर पर सेकेंड, बस कोई दिक्कत थोड़ी है, फटाफट ऐसे सवाल आए आंखें बंद करके कर दीजिए। तो इसको आप नोट कीजिए और लगाते हैं, कुछ भी नहीं है, देखिए कितनी आसानी से इसको आप बना पा रहे हैं, मस्त, एक एक चीज में समझाता जा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन बचेगा नहीं, वो भी सबसे सरल भाषा में। और एम्पलीट्यूड ऑफ ए हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज ए, बहुत अच्छी बात, व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, कह रहा है कि v जब हो मैक्सिमम का आधा, देन डिटरमाइन पोजीशन, अब उस समय हमको x निकालने का है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि v की जो वैल्यू होती है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है रिलेशन, ये v मैक्स अपॉन 2 है, v मैक्स का मतलब होता है a ओमेगा अपॉन 2, इसको यहां पे पुट कर दो, ये वैल्यू क्या हो गई, a ओमेगा अपॉन 2,
ये रहा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और कुछ दे रखा है? और कुछ नहीं दे रखा, तो अब इसी से काम हो जाएगा। ये हमने ओमेगा ओमेगा कट कर दिया, ए गिवन है, काम खत्म। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं आप, तो ए स्क्वायर, इस 4 को इधर ले लो, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू क्या बन गई? आप इस 4 को इधर ले आइए तो 5a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर लाओ तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट प्लस माइनस रूट 3/2 a आंसर। बस, इसमें कोई परेशानी देखिए नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जो आप जरूर समझ पा रहे होंगे। इसके साथ इसका पीडीएफ तो मैं आपको दूंगा ही, आप भी अपने नोट्स अगर बना लेंगे खुद हाथ से अपने लिख के, कोई मैडम प्रोवाइड कर रही, कोई सर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके नोट्स को आप ले लें, देख लें कैसे नोट्स बनाते हैं, लेकिन बनाएं आप अपने हाथ से ही। मजा और सफलता तभी मिलेगी। किसी के नोट्स को लेकर घोट के आप अच्छा टॉपर नोट, फलाना नोट, कुछ नहीं होगा उससे। मैं आपको सच बता रहा हूं, एक 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 मिराज है, एक अजीब सी स्थिति है कि आपका लगेगा कि हो जाएगा, होएगा नहीं। तो आप खुद बनाएंगे तो सब कुछ होएगा। खैर एनीवे, इसको नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो ये नोट कर चुके होंगे अब तक आप। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहां पर देखते हैं, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विथ ए टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, टी दे रखा है टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये एम्पलीट्यूड है, पता नहीं वो ऊपर कट तो नहीं रहा है। डिस्प्लेसमेंट निकालना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन आफ्टर 1/6 स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। जब स्टार्ट होगा मीन पोजीशन से तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या लगता है, x बराबर a साइन ओमेगा टी, और ओमेगा को चाहें तो आप 2π/t इंटू टी लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा बराबर 2π/t लिखा जा सकता है। पहली चीज देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट x निकालने की बात कर रहा है, a साइन 2π/t इंटू टी, क्या कह रहा है? आफ्टर 1/6 सेकेंड। तो यहां पर a की वैल्यू हमने लिखी है, एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर था, और टाइम पीरियड कितना था? 2 सेकेंड, और कितने समय बाद की कहानी है? 1/6 सेकेंड की। तो इसको काट कुट दो तो कितना आ गया बेटा? ये देखिए, ये जो एंगल है ये ब्रैकेट में लो, नहीं तो सोचोगे बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। 2π/6 हो गया, साइन 30, साइन 30 1/2 होता है, तो 10 इंटू हाफ यानी 5 सेंटीमीटर। नंबर 2 पकड़ते हैं, वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो वेलोसिटी की वैल्यू रहती है dx/dt। तो dx, इसी को आप डिफरेंशिएट कर दो इस वाले फॉर्मूले को, क्या बन जाएगा? a 2π/t cos 2π/t इंटू टी। इसी को हमने डिफरेंशिएट करके लिख दिया है, वैल्यू डालो। 10 रहा, ये रहा 2π, टाइम पीरियड 2 था, 2π/2 ये था 1/6, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 10, ये 3.14, 2 से 2 कट गया है, और cos π/6 यानी √3/2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 27.16 सेंटीमीटर पर सेकंड आपका आएगा वेलोसिटी। अभी एक पार्ट बताया है जिसमें एक्सेलेरेशन हमको निकालना है, तो एक्सेलेरेशन के लिए हम तीसरे पार्ट को देखिए कैसे करेंगे। a की वैल्यू होती है dv/dt, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें इस वैल्यू को, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4π²/t², 2 बार आ जाएगा ना, इंटू a साइन 2π/t इंटू टी। इंटू टी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उम्मीद है दिख रहा होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग और इसकी वैल्यू डालते हैं। तो 3.14 का स्क्वायर, टाइम पीरियड था 2, तो 2 का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड था 10, साइन 2π/2, और ये रहा 1/6। तो
तो ये इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 49.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखिए इसकी आपका आंसर आ गया। तो कोई इसमें परेशानी नहीं है। और आप जैसे ये वेलोसिटी का इसको डिफरेंशिएट आप कर पाते हैं तुरंत तो कर लीजिए, वरना ये एक्सप्रेशन याद कर लीजिएगा, उसमें क्या जाता है, फट से हो जाएगा काम, आपको डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए ए याद कर लीजिएगा, उसी को ओमेगा के फॉर्म में ओमेगा की वैल्यू रख दिया करिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। खैर इसको नोट कर लीजिए। और आपकी छोटे मोटे डिफरेंशिएशन को करने में फटाफट कर पाते हैं तो इसको कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इट विल हार्डली टेक 2 सेकेंड्स। तो फिर भी जैसा आपको ठीक लगे और जैसा आप कंफर्टेबल हो, नोट कर चुके होंगे। अगला सवाल पकड़ते हैं, जिससे सवाल ज्यादा करने पर आप अपने मुट्ठी में ले पाए इसको। ए बॉडी ऑक्सिलेट्स विथ एसएचएम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखी है कॉस के फॉर्म में। At t is equal to 1.5 सेकेंड कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट स्पीड एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी। ये वैसे ही सवाल है, पीछे वाले में शायद हमें दे रखा था, इक्वेशन नहीं दे रखी थी, साइन में बना के की, यहां इक्वेशन दे रखी है, फिर हमसे सारा काम कराने को ये कह रहे हैं। तो इस बॉडी का एक्सेलेरेशन कितना है 5 मीटर, और ओमेगा कितना है बेटा, अगर मैं कंपेयर करूं ओमेगा टी तो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, और इनिशियल फेज कितना है π/4। अब सवाल पहला लगाना शुरू करते हैं, जहां पर इन्होंने पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब इसी x की बात कर रहे हैं, इसमें वैल्यू डाल रहे हैं हम लोग। तो 5 मीटर कॉस 2 पाई रेडियन वेडियन लिखा है, बढ़िया है। और टाइम कब का लिया है 1.5 सेकेंड। तो इसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये रहा π/4। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 5 मीटर इंटू कॉस, ये हो जाएगा 3 पाई प्लस π/4। उम्मीद है इन एंगल्स को आराम से लिख पाते होंगे। 3 पाई प्लस π/4 क्या हो जाता है माइनस कॉस π/4। तो ये देखिए 5 मीटर, अगर ये आप कर पाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं कहां तक याद करेंगे। माइनस कॉस π/4 ये बेसिक मैथमेटिक्स में आता है, एंगल को घुमाने वाला काम तो सरलता बनाता है। अब यहां पर आप लिख सकते हैं -5 कॉस π/4 की वैल्यू कितनी है 1/√2, और 1 जो √2 होता है वो ये भी आपने तेजी से कैलकुलेशन करने के लिए याद कर रखा होगा, क्योंकि ये जब आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं 12th में तो बड़ी ये वैल्यू यूज आती है 0.707 707। तो -3.535 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट का पहले का आपका आंसर आ गया। दूसरा कह रहा है स्पीड, तो मैं यहां करने की कोशिश करता हूं, जगह है, तीसरा देखेंगे कहां करना है। v की वैल्यू लिखिए, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी dx/dt को डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ये होता है -ω/a और साइन ωt+5। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कॉस के फॉर्म में है, तो x हमने ले रखा है a का मतलब स्मॉल a लिख दिया है, इसको कैपिटल A भी लिख सकते हैं आप। a cos ωt+5, ये इक्वेशन हमारे पास थी। इसको जब dx/dt करोगे तो आपका v निकल आएगा। आप सीधे ही याद कर लीजिए, क्यों करने में पढ़ने मालूम है कि v की वैल्यू ये होती है। तो इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू आ जाएगी -ω/a sin ωt+5। अब यहां वैल्यू रख दीजिए आप, तो ये रहा a की वैल्यू हो गई -5 मतलब 5 मीटर। ओमेगा कितना था, ओमेगा था 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, और फिर रहा बेटा साइन, और ओमेगा टी का मतलब है 2 पाई इंटू 1.5 प्लस π/4। आगे चलते हैं, तो यहां पर वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 पाई, और ये हो जाएगा साइन 3 पाई प्लस π/4। फिर ये एंगल की बात आ गई, साइन 3 पाई π/4 क्या होता है माइनस साइन थीटा।
तो ये हो जाएगा -10 पाई और -sin π/4। अगर ये किसी को दिक्कत आती है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, वो देख सकते हैं कैसे पाई प्लस थीटा टू पाई प्लस थीटा कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये आपको आएगा तो आसानी से कर पाएंगे। ये वैल्यू कितनी हो गई 10 पाई 10 2 पाई था ना, 10 पाई तो आ ही रहा है, और sin π/4 का मतलब 1/√2 यानी 10 पाई इंटू 0.707। ये करीब करीब आपका 22 मीटर पर सेकंड आ गया, आंसर नंबर 2। अब ये तीसरा बना एक्सेलेरेशन, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं जैसे एक जैसा आपको ना लगे। अब इसी को अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी, मेरे ख्याल से कैपिटल ए लिखना चाहिए था, वरना स्मॉल ए से आप कंफ्यूज कर जाएंगे, हाथ से ही बिगाड़ना पड़ेगा। वैसे यहां पर इस कहानी है नहीं। अब यहां पर एक्सेलेरेशन की बात करें तो आपका जो हिसाब के नाम बनेगा वो क्या बनेगा, वैल्यू रखते हुए एक्सेलेरेशन जब निकालेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक रिलेशनशिप भी होती है, ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको आप पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं है, इसको भी ये निकालने की जरूरत नहीं थी, फॉर्मूला लगा के निकाल सकते थे v वाला, ओमेगा √x² माइनस a² वाला या a² माइनस x² वाला। और यहां पर देखिए वैल्यू रखी हमने -2 पाई का होल स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना निकला था इस टाइम पर -3.535 बेटा। बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, खेल खत्म हो गया। तो आ जाएगा कितना 139.56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखिए, तो वही सब फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा ध्यान देके आप करेंगे तो बड़ी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, अगला चीज हम लोग बनाते हैं तो ऐसे इक्वेशंस आपको आए बड़े प्रेम से कर पाएंगे। अब एसएचएम में जो फोर्स का मामला है, जिसे डायनेमिक्स की तरफ ले जा सकते हैं कि फोर्स क्या रोल प्ले करता है, उसको कैसे समझते हैं, उसकी बात कुछ समझ लेते हैं बेटा। ये देखिए यहां पर देखिए, अगर एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी एसएचएम में है तो A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, रिलेशनशिप निकाल चुके हैं। अब यहां पर F इज इक्वल टू ma लगा दो। अगर हम मास से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहां पर लिखा हुआ ना A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये देखिए मास से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। F इज इक्वल टू ma क्या होता है, फोर्स, तो माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करते हैं कि इतनी वैल्यू को हम k मान लेते हैं, तो लिख देते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। और इसी से अगर मैं ओमेगा निकालूं तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, √k/m। अब ये जो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, इसे हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, जो पहले हमने देखा था। और k को हम लोग वैसे तो स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे, वरना इन दोनों का हम नाम दे देते हैं। ये मास फैक्टर है और ये स्प्रिंग फैक्टर है, तो ये अलग अलग एसएचएम में, डिफरेंट एसएचएम में अलग अलग रूप ले लेता है। तो इसको ये बात समझ के हम पकड़ते हैं भी, आपको दिखाते हैं। तो यहां पर आप ये देख पाए, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट है और प्रोपोर्शनल है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। बात क्लियर हो जाती है, और इसे बोलते हैं हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स। अब इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बेटा। अब यहां ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है, और हमने ओमेगा को √k/m पीछे निकाला है, तो ये 2/t इज इक्वल टू √k/m। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, इसको हम लोग याद रखेंगे, t इज इक्वल टू 2π √, इसी को पलट दिया है तो m/k। और फ्रीक्वेंसी 1/t के बराबर होती है, तो उसके हिसाब से n क्या बन गया, इसी का रेसिप्रोकल 1/2π √, इसका उल्टा k/m। तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड m और k के फॉर्म में हम निकाल पाए। अब यहां पर जैसा लिखा भी है, m को मास फैक्टर और k को हम स्प्रिंग फैक्टर लेते हैं। तो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएचएम द क्वांटिटीज m and k will change its form and names. In general, m is called inertial factor या inertia factor,
इनर्शिया का मतलब m से कोरिलेट करते हैं और k को स्प्रिंग फैक्टर से। इसका बड़ा इस्तेमाल होता है लीनियर एसएचएम में, जो अभी आप देखने वाले हैं। इसी बात को थोड़ा आगे जब बढ़ाया जाता है तो देखिए हम t को कैसे लिख पा रहे हैं। हमने टाइम पीरियड वहां लिखा था t बराबर 2 पाई, इनर्शियल फैक्टर का मतलब m और स्प्रिंग फैक्टर का मतलब k। इसका नाम दे दिया क्योंकि हमेशा m k नहीं मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है तो डिफरेंट डिफरेंट रूप होगा। अब उसके हिसाब से अगर मैं लीनियर एसएचएम की बात करूं तो t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई के, और इस m को तो m रखा और k को, क्योंकि हम यहां पर देख रहे थे f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो अगर मैं माइनस साइन छोड़ दूं जो कि डायरेक्शन बता रहा है कि मीन पोजीशन की तरफ है, तो k को मैं फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं। ये वैल्यू यहां पुट कर दी है, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर चला गया और ये देखिए यहां पर मैं लिख के दिखाता हूं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो ये हो गया 2 पाई और अंडर रूट ये रहा m, और इस k की जगह हमने रखा f अपॉन x, और एक कदम और आगे बढ़ाए तो 2 पाई रखा, ये रहा m x और f की जगह m a, ये m कट गया तो ये वैल्यू क्या हो गई 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। और ये हमारे लिए जो एसएचएम में, लीनियर एसएचएम में एक तगड़ा फॉर्मूला आ गया कि हम जब भी टाइम पीरियड निकालने की बात की जाएगी लीनियर एसएचएम में 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन जो इक्वेशन निकाली रख देंगे और टाइम पीरियड निकल आएगा। तो दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका बहुत इस्तेमाल आप न्यूमेरिकल के रूप में करेंगे। और कैसे आया ये मैंने समझा दिया है, मैं थोड़ा हट जाता हूं, फिर एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे जिससे बात अच्छे से आपकी समझ में आ जाए। तो सुपर क्लियरिटी मिलनी चाहिए आपको। आज का अंतिम सवाल हम लोग कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ ए बॉडी इज 6 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। व्हेन फोर्स F1 इज अप्लाइड, अच्छा F1 जब अप्लाई करते हो तो 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, और 8 हर्ट्ज की है जब F2 अप्लाई करते हैं। इफ बोथ फोर्सेस F1 F2 आर अप्लाइड टुगेदर, अब F1 F2 दोनों अप्लाई कर दिया है, देन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। उस समय फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होगी। देखिए मान लीजिए F1 आपने फोर्स लगाया तो रीस्टोरिंग फोर्स निकला K1 इंटू एक्स, एंड F2 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस इसका जो स्प्रिंग फैक्टर है वो K2 ले लेते हैं इंटू एक्स। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी की कहानी में N1 के लिए 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट K1 अपॉन M हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 6 हर्ट्ज दे रखी है। दूसरी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट K2 बाई M, और इसकी वैल्यू बेटा दे रखी है 8 हर्ट्ज। अब दोनों फोर्सेस आपने एक साथ लगा दिए हैं, ये देखिए एक साथ लगा दिए, एक साथ लगा दिए तो F1 का मतलब K1 इंटू एक्स माइनस K2 इंटू एक्स, दोनों को साथ पकड़ लिया तो माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स, ये फोर्स की कहानी हो गई। अब यहां पर n जब लिखने जाएंगे तो 1 अपॉन 2 पाई, इसके लिए हम बात कर रहे हैं n का, यहां मेरे N1 N2 ठीक है, अंडर रूट K क्या रहा यहां पर K1 प्लस K2, और मास जो इनर्शियल फैक्टर है वो तो m ही रहा, ये फ्रीक्वेंसी है। अब K1 K2 तो हमने माना है, इसलिए हम यहां से K1 K2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से अगर हम K1 निकालने गए तो K1 यहां से क्या मिलेगा, तो ये देखिए अंडर रूट K1 अपॉन M की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 2 पाई, ठीक, या N1 के टर्म में निकाल लेते हैं, फिर वैल्यू 6 हर्ट्ज तब डाल देंगे। तो मैं अगर अंडर रूट K1 अपॉन M लिखूं तो ये 2 पाई N1 है, स्क्वायर कर दीजिए तो K1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 पाई स्क्वायर N1 स्क्वायर और याला M। इसी तरह K2 निकल आएगा 4 पाई स्क्वायर N2 स्क्वायर इंटू M, ये दोनों वैल्यूज मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं। तो N देखिए कितना आ गया, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर N1 इंटू M प्लस
4 पाई स्क्वायर n2 इंटू एम, बहुत आसानी से बेटा। और ये रहा m, ये तीनों m तो कट जाएगा कॉमन लेके, तो वैल्यू यहां क्या बनी, वैल्यू बनी ये 4 पाई स्क्वायर भी बाहर निकालोगे तो 2 पाई अपॉन 2 पाई रह गया। अंडर रूट n1 में क्या बचा, ये n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर था, n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। अब ये वैल्यू हो गई कितनी, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और ये वैल्यू होती है 10। तो 10 हर्ट्ज आपका आंसर आ गया। देखिए एक सवाल जो थोड़ा सा लग रहा था हॉर्स टाइप का, लेकिन कोई गर्माहट नहीं मिली इसके अंदर। खैर इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे, पूरा स्क्रीन आपको दिख ही रहा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपको सरल भाषा में समझ में आए, नीट में फिजिक्स में भी बहुत अच्छा स्कोर करें, अगर आप एम्स में जाना चाहते हैं तो 700 प्लस चाहिए, बिना फिजिक्स के तो ना आता। आपकी बायो में सारे सही हो गए और केमिस्ट्री में भी सारे सही हो गए तो भी एम्स ना पहुंच पाएंगे आप। एम्स तभी पहुंच पाएंगे जब साथ में फिजिक्स भी आ जाए, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस आप कर पाए। तो अगर आप फिजिक्स चाहते हैं आसान भाषा में समझ में आए, न्यूमेरिकल आपके निकलने लगे, तो आप तुरंत अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए अरविंद एकेडमी नीट चैनल को। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं इसका आपको पीडीएफ अपलोड करता रहूंगा, आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।